तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अब सिस्टर ज़ीरो से कहता है हमें यहाँ पर इन सारे के सारे बैंडिट्स को मारना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी बैंडिट को छोड़ दिया तो वो वापस आकर गांव वालों के ऊपर अटैक करेगा और इन सभी को मार डालेगा। इस वजह से हम लोग इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर वाकई में वो गुंडे खड़े होते हैं और वो लोग जब देखते हैं कि जाओची की हालत खराब है तो वो बातें कर रही होती है कि चलो चल के इस लड़के को मार डालते हैं, फिर गांव वालों को भी मार देंगे, इनके खजाने लूट लेंगे। सिस्टर ज़ीरो आगे बढ़ती है, अपना वेपन लेती है और कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे इन सभी को मारना है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि जाओची सोच रहा होता है मैंने इन सभी बैंडिट्स की बॉडी के अंदर फायर सीड को छोड़ दिया है, अगर सिस्टर ज़ीरो यहाँ पर इन सभी को नहीं मार पाती तो मैं उस फायर सीड को एक्टिवेट कर दूंगा और वहाँ पर जितने भी बैंडिट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप ही मारे जाएंगे। लेकिन सिस्टर ज़ीरो आगे बढ़ती है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी को मार देती है और उन सभी को मारने के बाद वो वापस आती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर जुन तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पर कुछ बुरे लोगों को मारना पड़ता है ताकि हम लोग बहुत सारे अच्छे लोगों की जान बचा सकें। सभी लोग बुरे लोग थे और ये कभी अच्छे नहीं हो सकते थे और साथ ही वो रो रही होती है, लगता है कि उसने पहले कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। वो जूनियर ब्रदर्स जुन से कहती है मैंने यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में काफी कुछ सीखा है, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओची से कहता है सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि किसी इंसान की जब जान ली जाती है तो हमें काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो रात को सो नहीं पाते और तुम भी इसी हालत में हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, तुमने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर ज़ीरो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है जी तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरे करीब क्यों आ गए हो। जाओची से कहता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब क्यों आया हूँ और मैं तुमसे क्या करने वाला हूँ। लेकिन मैं इस बात से वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वहाँ पर उन लोगों को मारने की जब मैंने तुमसे बात की तब तुमने मेरे इंटेंशंस को समझ लिया। जाओची उसे जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और कहता है इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सीनियर सिस्टर भी बड़े ही आराम के साथ उसको गले से लगा लेती है और सोच रही होती है इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा वार्म है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले से लगाकर वहाँ पर खड़े रहते हैं। जब थोड़ी देर के बाद ज़ीरो को होश आती है वो शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है जी मैंने क्या किया, मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं यहाँ पर एक आम लड़की को हक करके कैसे खड़ी रह सकती हूँ। वो जल्दी से जाओची को छोड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। वो उसे कहती है वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट की थी जिसकी वजह से तुम काफी जख्मी भी हो, इसलिए जाओ जाकर आराम करो। वहाँ पर ना सिर्फ फाइट की थी बल्कि इसके अलावा आइचुन और उसके पूरे क्लैन के माथे के ऊपर जो डिवाइन फिनिश का कर्ज था उसको भी हटाने में उनकी हेल्प की है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, कल हम लोग ब्लू विंड एम्पायर में जाएंगे। हमारा जाओची फिर से जल्दी से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहता है सीनियर सिस्टर चलो फिर जल्दी से बिस्तर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर का दिखाया जाता है। ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का सीन दिखाते हैं। सिस्टर जाओची को ब्लू विंड एम्पायर के ब्लू विंड परफाउंड पैलेस में लेकर आती है। जाओची उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है जी तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने इतना बड़ा पैलेस पहले कभी नहीं देखा। सिस्टर ज़ीरो से कहती है जी इसलिए इतना ज्यादा बड़ा और मैग्निफिसेंट है क्योंकि रॉयल फैमिली वाले इसको सपोर्ट करते हैं। ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का मतलब आप लोग इसको एक अकेडमी भी समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, इनर और आउटर डिसाइपल्स भी हैं, जैसा कि बाकी सभी अकेडमीज में होते हैं। सिस्टर ज़ीरो जाओची से कहती है मैंने यहाँ पर किसी को बुलाया है जो कि हमारी हेल्प करेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और इंतजार करो। दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि साइड से उन्हें एल्डर किंग की आवाज आती है। एल्डर किंग उन दोनों को कहते हैं तो फाइनली तुम दोनों यहाँ पर पहुंच आए। दोनों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जाओची उसको देखकर काफी हैरान होता है और कहता है डॉक्टर पैट्रियार्च किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारा जाओची सोच रहा होता है लगता है कि एल्डर किंग का ज़ीरो के साथ काफी गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से एल्डर किंग यहाँ पर आ चुके हैं और ये ज़ीरो को पहले से जानते हैं। तो मैं इस बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ कि आज सीनियर सिस्टर की रियल आइडेंटिटी क्या है। एल्डर किंग जाओची से कहते हैं जब तुम हमारे एक पैलेस को छोड़कर चले गए 3 दिन तक तुम नहीं मिले, सिस्टर ज़ीरो तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गई थी। इसके बाद ज़ीरो के साथ भी मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैं सीधा यहाँ पर चला आया, मुझे लगा कि तुम लोग यहीं पर आए होगे, तो कह रहा है कि तुम दोनों बड़ी आसानी के साथ और बिना किसी नुकसान के पहुंच आए वरना मेरा सर कट जाता। तो ज़ीरो जल्दी से आगे बढ़ती है और एल्डर किंग को चुप करवा देती है। साथ ही मास्टर किंग से कहती है मास्टर किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये सारी बातें मेरे फादर से सीक्रेट रखी है, वरना मेरे फादर मुझे सजा देते। फादर से मिलने के लिए जल्दी ही जाऊंगी। तो जाओची को साइड से किसी की आवाज आती है। जुनबा भी वहीं पर होता है। जुनबा दूर से चिल्लाकर कहता है जीजा जी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और वो भागता हुआ आता है। जुनबा पहले से अब काफी ज्यादा मोटा भी हो चुका है। भागता हुआ जाओची के साथ आकर टकराता है और उसे पीछे लेकर दीवार के अंदर गाड़ देता है। वो उसे हक करने की कोशिश कर रहा था। जुनबा रोना शुरू कर देता है और कहता है जीजा जी मैंने सोचा कि आप दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अब जाओ सेक्टर वालों ने आपको पकड़कर मार दिया होगा। रूलैन भी मास्टर किंग के साथ यहाँ पर आया होता है। तो रूलैन उसे कहता है सिस्टर ज़ीरो तो हम लोग फाइनली यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा डर गया था जब मैं तुम्हें नहीं देख पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है ये कमीना जुनशी अभी तक जिंदा क्यों है। टूरू मास्टर किंग से कहती है मास्टर किंग चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जाओची को परफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन देने के बारे में कुछ बंदोबस्त करें। इसे परफाउंड पैलेस के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहती हूँ और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मास्टर किंग से कहते हैं मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ इसे एडमिशन दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या करने वाली हो। तो ज़ीरो से कहती है मैं अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं पहले अपने फादर से मिलने के लिए जाऊंगी। साथ ही वो जूनियर ब्रदर से कहती है जाओची अब मैं अपने फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ, अपने फैमिली मैटर्स को निपटाने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। जाओची जुनबा को छोड़कर जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है तुम अपने घर वापस जा रही हो अपने फादर से मिलने के लिए, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी, तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ज़ीरो से कहती है नहीं अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अपने ब्लू विंड एम्पायर में हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे ऊपर अटैक कर सके या फिर मुझे नुकसान पहुंचा सके। साथ ही जाओची की नजर रूलैन के ऊपर पड़ती है। रूलैन और जाओची दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। साथ ही हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है। वो ज़ीरो को पकड़कर साइड पर ले जाता है और उसे कहता है ना रुको मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है, जबकि जाओची जानबूझकर कर रहा होता है ताकि रूलैन से सब कुछ देखकर जले। रूलैन वाकई में बहुत ज्यादा जल रहा होता है। जाओची अपने पास से वो गन निकालता है, साथ ही वो उसे 20 रिपेलिंग इंसेंस भी देता है। वो उसे कहता है ये दोनों चीजें तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे काम आएंगी, कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा तब यही चीजें तुम्हारे काम आएंगी। सिस्टर ज़ीरो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है। फिर साथ ही जाओची वहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है हम दोनों को यहाँ पर कुछ छुपाने की
क्या जरूरत है, वैसे भी तो हम लोग एक ही होटल में एक ही रूम में एक ही बिस्तर के ऊपर सोते रहे हैं, तो हम दोनों तो एक जिस्म एक जान बन चुके हैं। जूलैंग जो पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा होता है, उसी वक्त उसके गंदे जहन में वो सारी बात आती है कि ये दोनों तो एक साथ सो चुके हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जाओची अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तो वो जाओची से चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर उस बात को रिपीट करो जो कि तुमने अभी अभी कही है, क्या कहा कि तुमने इसके साथ क्या किया है। जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, जूलैंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है जब दो बड़े बात कर रहे हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जूलैंग क्योंकि खुद इससे फाइट नहीं कर सकता, वो चिल्लाकर उसे कहता है सुनजी तुम बस इंतजार करो, मैं अपने बड़े कजन से जाकर इस बारे में बात करूंगा ना, मैं अपने बड़े कजन को लेकर आता हूँ और तुम्हें सजा देगा। जिसे कहता है हाँ ठीक है जाओ जाकर अपने कजन को बुला लाओ, 2-4 कजन को बुला लेना। एल्डर कीन भी ये बात सुनते ही काफी हैरान होते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता है कि मूरोंग जी का जो ओल्डर कजन है उसका नाम मूरोंग जी है, वो ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का इनर पैलेस डिसाइपल है, ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर वो तुम्हारे पर अटैक करेगा तो तुम नहीं बच पाओगे। जाओची मास्टर कीन से कहता है वैसे तो मुझे किसी का भी डर नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे इनर डिसाइपल में और आउटर डिसाइपल्स में क्या फर्क है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इंपीरियल फैमिली का दिखाया जाता है। ज़ूरो अपने फादर से मिलने के लिए आती है जो कि इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के एम्परर हैं, वो बीमार हैं, अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। ज़ूरो उनके पास जाकर बैठ जाती है, अपने फादर से कहती है फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी लंबे अरसे तक आपसे दूर रही हूँ और आपसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकी जबकि आप बीमार हैं। तो उसे कहती है ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा खुशी होती है, वरना मेरे उन कमीने बेटों की वजह से तो मैं गुस्से से मर जाऊंगा। वो हमेशा ही कोई ऐसी बुरी हरकत करते हैं कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाए। यहीं पर उसका एक बड़ा भाई भी आता है, वो कहता है मैंने सुना है कि मेरी प्यारी बहन वापस आई है, तुम अकेली वापस क्यों आई हो, हमें तो लगा था कि तुम अपने साथ किसी साथी को लेकर आओगी, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले किसी के साथ भागने का इरादा कर लिया है। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है फादर लगता है कि अब आपको आराम के साथ बिस्तर के ऊपर लेट जाना चाहिए और अपनी पोजीशन मुझे दे देनी चाहिए, मैं नया एम्परर बन जाऊंगा। तो क्राउन प्रिंस का नाम कैंगलिन होता है। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम बेवकूफ को मेरे रूम में आने किसने दिया, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कैंगलिन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता जबकि फादर मुझे देखना नहीं चाहते तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। जाने से पहले वो अपने फादर से कहता है फादर आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि अचानक बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से आप मर जाएं। वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि ज़ूरो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है सभी तो वाकई में बहुत बड़े कमीने हैं, इनका बाप यहाँ पर बीमार पड़ा है, यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, वजह से तो फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आना ही है। फादर ज़ूरो से कहते हैं बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम एक लड़की हो, काश तुम एक लड़का होती, यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली अपनी गद्दी दे देता और तुम्हें नया एम्परर बना देता। मैं एम्परर की गद्दी के ऊपर पिछले कई सालों से बैठा हुआ हूँ, मैं अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं अपनी बेटी की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। ज़ूरो अपने फादर से कहती है फादर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कैंडिडेट को ढूंढ लिया है कि इस बार की रैंकिंग वाले टूर्नामेंट में हमें दर्शाएगा। जो इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, इस टूर्नामेंट की रैंकिंग में हमारी फैमिली के ऊपर जो दाग लगा है उसको साफ करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। साथ ही सिस्टर यूनो सोच रही होती है जुनजी मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है, अब मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। नेक्स्ट सीन जुनबा का दिखाया जाता है। जुनबा जाओची से कहता है ब्रदर इन लॉ क्या तुम वाकई में अपना फ्री पास मुझे देना चाहते हो और तुम खुद यहाँ पर एग्जाम के जरिए से सिलेक्ट होकर आना चाहते हो। जाओची को यहाँ पर एल्डर कीन की तरफ से एक फ्री पास मिला था, वो यहाँ पर डायरेक्टली इनर पैलेस में जा सकता था, लेकिन उसने अपना पास जुनबा को दे दिया है। जाओची जुनबा से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे साले साहब हो, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम आउटर पैलेस में जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करना और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना, अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो अपने जीजा जी को जरूर बताना। जुनबा भी काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है जीजा जी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं कि हमारा जाओची सोच रहा होता है। एल्डर कीन ने मुझे यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ रैंकिंग के बारे में बताया है कि उस रैंकिंग में एंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्डर कीन ये सब कुछ सिस्टर ज़ूरो के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ज़ूरो यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा रही है। तो मैं और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। बच्ची को एडमिशन लेने के लिए जहाँ पर एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट स्टेज का एग्जाम तो नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ पर बताया जाता है कि जाओची ने सभी के साथ पहले टेस्ट को पास किया और सबसे हाई रैंकिंग को हासिल किया है। सबसे पहले वाला टेस्ट स्ट्रेंथ असेसमेंट का टेस्ट था। जाओची के पास क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसी वजह से वो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर गया है। सभी लोग जाओची के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का सिर्फ 16 साल का है, लेकिन ये अपनी बेसिक राउंड के 10th लेवल पर पहुंच चुका है। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम तो काफी ज्यादा टफ है। बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 29 पीपल ही ऐसे हैं जो कि पास हो पाए हैं। जाओची पास वाले लड़कों में सबसे आगे खड़ा होता है, तो वहीं पर एक लड़का पीछे खड़ा होता है जो कि जाओची की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता है यहाँ पर लाइमलाइट में मुझे होना चाहिए था, सभी लोगों को मेरे बारे में बातें करना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस कमीने लड़के की बातें हो रही हैं। यानी ये लड़का कहाँ से आया और इसको लगता है कि जो मुझसे ज्यादा बेहतर है। देखना सेकंड स्टेज में मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। एल्डर वहाँ पर अरीना में खड़े होकर उन सभी बच्चों से कहते हैं मैं तुम सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी सेकंड स्टेज है, तुम्हें इस एग्जाम को भी पास करना पड़ेगा और तुम्हारी सेकंड स्टेज में तुम्हारी कंपैटिबिलिटीज को देखा जाएगा। तुम्हारी कंपैटिबिलिटीज को देखने के लिए हमने यहाँ पर तुम्हारे एक सीनियर ब्रदर को बुलाया है। हमारे सीनियर ब्रदर का नाम फेंग शुई है जो कि हमारे मिडिल पैलेस से यहाँ पर आया है। तो सभी लोगों को यहाँ पर अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को शो करवाने के लिए ब्रदर के साथ 7 मूव्स को चलना होगा। अगर तुम 7 मूव्स के साथ यहाँ पर टिके रहे तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। फेंग शुई उन सभी से कहता है तुम सभी लोग एक बात जान लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जरा भी नरमी नहीं बरतने वाला, मैं उन 7 मूव्स के साथ तुम्हारे पर फुल पावर के साथ अटैक करूंगा, इसलिए तुम्हें अपने आप को खुद ही बचाना होगा। वहाँ पर कुछ लोग फेंग शुई को पहले से जानते होते हैं, वो कहते हैं ये तो ब्रदर फेंग शुई है, हमने सुना है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ब्रदर फेंग शुई 19 साल की उम्र में ही अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के 3rd लेवल पर पहुंच गया था। लगता है कि इस बार का एग्जाम वाकई में बहुत ज्यादा टफ है, पास होने के
चांसेस बहुत ज्यादा कम है। फेंग शुई सभी से कहता है वैसे तो तुम सभी लोग अगर रियल में मुझसे फाइट करो तो तुम में से कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी किस्मत को आजमाओगे। मेरे साथ तुम लोग 7 मूव्स को पॉइंटर्स को एक्सचेंज करोगे। इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर तुम्हारी क्वालिटी को चेक करेंगे, इसके बाद में पास किया जाएगा। फेंग शुई के साथ वहाँ पर काफी सारे बच्चे फाइट करने के लिए आते हैं, तो वो सभी बच्चों को वहाँ पर नीचे गिरा देता है और उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाता। फेंग शुई उनसे कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा वीक हो। साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है लड़के तुम यहाँ पर आओ। लड़का उसका अपना ही कजन है, वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले जाओची के बारे में बातें कर रहा था कि मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। तो इस लड़के का नाम आओ जैन होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो आओ जैन है। हमने सुना है कि डेजर्ट सिटी में इसकी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत ही पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ पर आया है। इस लड़के को भी एक जीनियस माना जाता है क्योंकि ये अपनी बेसिक राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका है और उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। अब आओ जैन वहाँ पर सोच रहा होता है मैं तो इस टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लूंगा क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कि फेंग शुई मेरा कजन है। फेंग शुई जल्दी से अरीना में चला जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फेंग शुई के ऊपर अटैक करता है। जब वो फेंग शुई के ऊपर अटैक करता है तो फेंग शुई भी सामने की तरफ से अटैक को बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दम है। वो इंस्ट्रक्टर की से कहता है इंस्ट्रक्टर इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा दम है, मुझे लगता है कि इसको पास कर देना चाहिए। इंस्ट्रक्टर की भी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है ये लड़का पास हो गया है। अब उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। जब वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं फेंग शुई उसे कहता है कजिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो, मैं जाओची को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब जैन उसे कहता है ब्रदर सिर्फ जाओची को नहीं बल्कि उसके साथ जो दूसरे नंबर पर है जाओ फैन, मैं उसको भी सबक सिखाना चाहता हूँ। जाओची के साथ एक और लड़का खड़ा होता है जो कि रैंकिंग में पिछले टेस्ट में 2nd नंबर पर आया था, उसका नाम जाओ फैन होता है। जाओची उनकी इंटेंशंस को समझ जाता है और जाओ फैन से कहता है जाओ फैन फेंग शुई मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जाओची से पहले जाओ फैन की बारी होती है। जाओ फैन वहाँ पर ऊपर अरीना में चला जाता है फेंग शुई के सामने। जाओ फैन उसे अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताता है कि मेरी उम्र 15 साल है और मैं इस वक्त बेसिक राउंड के 2nd लेवल पर हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर एडवाइस करो। लेकिन फेंग शुई तो यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना लगता है उसी वक्त हमारा जाओची भी चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। जाओची के बोलने से पहले ही फेंग शुई स्पीड से आगे बढ़ता है और जाओ फैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो जाओ फैन के ऊपर अटैक करता है तो जाओ फैन उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे कैच कर लेता है। जाओ फैन उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओची उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है लेकिन तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। फेंग शुई से कहता है मुझे क्या पता था कि इस लड़के के पास जो परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक है और वैसे भी टेस्ट के दौरान जख्मी होना तो आम सी बात है। मुझे यहाँ पर इस थोड़े बहुत दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लायक है। इसकी यहाँ पर ब्लू विंड परफॉर्म पैलेस में कोई भी जगह नहीं है, इसे घर चले जाना चाहिए। जाओची जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और उसे कहता है ये तो तुमने खुद ही कहा है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन के दौरान गलती से भी किसी को चोट लग सकती है, तो अपनी इस बात के ऊपर रहना। अब मेरी बारी है, प्लीज अब मेरे साथ भी फाइट करो, भी अपना एग्जाम देना चाहता हूँ। फेंग शुई से कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुमने पिछले टेस्ट में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया है, तुम नंबर 1 हो। तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। 3 मूव्स में तुम मेरे पर अटैक कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। अगर इन तीनों मूव्स में तुम मेरे पर अटैक नहीं कर पाए, नहीं हरा पाए, तो फिर तुम्हें खुद ही यहाँ से जाना पड़ेगा। दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर इन तीनों मूव्स के दौरान तुम मुझे जख्मी कर देते हो तो आज के बाद जब भी तुम मुझे दिखाई दोगे मैं तुम्हें सलाम करके गुजरा करूंगा। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सभी लोग इसकी चाल को पहले समझते होते हैं। वो जाओची से चिल्लाकर कहते हैं फेंग शुई यहाँ पर मैं 3 अटैक्स करने के लिए कह रहा है लेकिन तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये यहाँ पर अपनी फैमिली के डिफेंसिव प्रोफाउंड आर्ट को यूज करने वाला है। इसके डिफेंसेस काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम चाहकर भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, इसलिए तुम्हें इसके ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। यहीं पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो कि एल्डर सीकोंग का बेटा होता है, उसका नाम सीकोंग डू होता है। वो जाओची से कहता है तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो तभी तुम इसके डिफेंसिव बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। अगर यहाँ पर तुम दोनों का कल्टीवेशन लेवल भी सेम होता तभी तुम इसके बैरियर को नहीं तोड़ पाते। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये एल्डर सीकोंग का बेटा है। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है अब जबकि यहाँ पर ये डील हो चुकी है तो फेंग शुई ने जो बात कर दी है कि वो मुझे 3 अटैक्स का मौका देने वाला है तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा। सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है मैं यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। क्या वाकई में इसको लगता है कि ये यहाँ पर ब्रदर फेंग शुई का मुकाबला कर सकता है। बात ठीक है कि ये अपनी परफॉर्म राउंड के 10th लेवल पर है, फिर भी ये वहाँ पर फेंग शुई का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फेंग शुई भी अपने अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो हमारे जाओची से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम थोड़ी देर बाद भी अटैक कर सकते हो, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। जाओची से कहता है ये तो वक्त बताएगा कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है और कौन जिएगा। हमारा जाओची उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें अपना फर्स्ट मूव चलने वाला हूँ। वहीं पर अपनी इवल सोल गेट को ओपन करता है और बड़ी स्पीड से गायब हो जाता है। वो गायब होकर उसके पीछे चला जाता है। फेंग शुई भी काफी हैरान होता है और कहता है वो कहाँ पर चला गया। उसी वक्त जाओची पीछे वाली साइड से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है। फेंग शुई भी जल्दी से अपने सामने अपने पहले बैरियर को क्रिएट करता है तो उसका बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जाओची का पंच भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसके बैरियर की फर्स्ट लेयर को तोड़ देता है। फेंग शुई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे बैरियर को कैसे तोड़ दिया। लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे फुल बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। मैं सिर्फ एक बैरियर नहीं बल्कि इस बैरियर की 3 लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ, तुम तीनों लेयर्स को तो नहीं तोड़ सकते। जाओची से कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। जाओची अपने हाथ को पीछे की तरफ हटाता है, अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, चलो ठीक है अब मेरे सेकंड मूव के लिए रेडी हो जाओ। जाओची अपने हाथ में अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लेता है। फेंग शुई भी जल्दी से अपने सामने 3 लेयर वाला बैरियर क्रिएट करता है। ऑफिसर घबराया हुआ होता है कि कहीं ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज तो नहीं करने वाला, क्या ये वाकई में मेरे बैरियर को तोड़ना दे। जाओची उसके बैरियर के ऊपर जब पंच मारता है वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है। हालांकि जाओची उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता, लेकिन फेंग शुई के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। भाई ये लड़का कहाँ से आया है, इसकी स्ट्रेंथ तो एक मॉन्स्टर जैसी है। फाइनली हमारा जाओची उसके तीनों लेयर वाले बैरियर को भी तोड़ देता है और उसका पंच सीधा उसके मुंह के ऊपर लगता है और फेंग शुई पीछे उड़ता हुआ जाकर काफी दूर गिरता है। जाओची उसे कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा
ठीक है, पंच से भी तुम्हारे चेहरे की हड्डियां नहीं टूटी। फेंग शुई के पीछे गिरने के बाद जाओ ची उसे कहता है तो अब मेरा तीसरे मूव की बारी है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ये मेरा आखिरी मूव होने वाला है। हमारा जाओ ची जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है तुझे फाइनल मूव होने वाला है और तुम्हें पता है कि फाइनल मूव में क्या होता है। फेंग शुई कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, अब मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट को यूज करना पड़ेगा वरना मैं इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। फेंग शुई वहाँ पर अपनी फैमिली की फॉरबिडन आर्ट जिसका नाम प्रोफाउंड ब्लड बैरियर होता है उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ पर अपने सामने ब्लड को यूज करते हुए बैरियर क्रिएट करता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है, वो कहता है मैंने यहाँ पर अपनी आधी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए एक ब्लड बैरियर क्रिएट किया है, इस बैरियर को तुम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर है। जबकि हमारा जाओ ची हंसता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जाओ ची उसके बैरियर के ऊपर पंच मारता है और वहाँ पर जबरदस्त फायर निकलती है और वो फायर वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। यहाँ पर आसपास जितने भी लोग एग्जाम देखने के लिए खड़े होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि सीकॉन्ग भी सोच रहा होता है जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ तो से भी ज्यादा है। हमारा जाओ ची उसके ऊपर पंच मारने के बाद अपनी फायर के अंदर से आराम के साथ चलता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा होता है। बाहर आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग इस बात के गवाह हो, शुई ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि वो मुझे 3 मूव्स देगा और मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 मूव्स ही चले हैं। क्योंकि फेंग शुई यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका है तो इसका मतलब इस फाइट को मैंने जीत लिया है। इंस्ट्रक्टर किन भी शायद उन्हीं लोगों की साइड पर है। वो फेंग शुई को जख्मी होने के बाद जाओ ची से कहते हैं हाँ तुमने इस एग्जाम को तो पास कर लिया है लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को ज्वाइन करने के लायक नहीं हो, अपने साथी को जख्मी नहीं करना चाहिए था। जाओ ची से कहता है लेकिन तुम्हारे डिसाइपल ने तो यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एग्जाम के दौरान एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के दौरान एक दूसरे को जख्मी भी किया जा सकता है और हम लोग जख्मी हो सकते हैं। जब फेंग शुई ने यहाँ पर जाओ फेंग के लिए बात कही थी तब तो तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, जब मेरी बारी आई तो तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। ऊपर से मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ और मेरी कल्टीवेशन लेवल फेंग शुई से बहुत ज्यादा कम है तो यहाँ पर मेरे पर ब्लेम नहीं आ सकता कि मैंने इसको जख्मी किया है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओ ची अपने ओपोनेंट को हरा देता है। ओपोनेंट को हराने के ऊपर डॉक्टर कियो से कहते हैं तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को तो पास कर लिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम प्रोफाउंड पैलेस को ज्वाइन करने के लायक हो, तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया जबकि ये तो सिर्फ एक एग्जाम था। जाओ ची से कहता है क्या तुमने देखा नहीं जब उसने यहाँ पर जाओ फेंग को जख्मी किया था तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, अब जबकि मैंने इसको जख्मी कर दिया जबकि हमारा पहले से एक एग्रीमेंट हो चुका था, मुझे कह रही हो कि मैं इसको जख्मी नहीं कर सकता। एग्जाम्स के दौरान जहाँ पर जब फाइट कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ पर जख्मी होना तो आम सी बात है। ऊपर से मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ तो उससे बहुत ज्यादा कम है, मेरा लेवल भी उससे कम है, तो फिर मैं उसको जख्मी कैसे कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे पर इल्जाम नहीं आ सकता। सीकॉन्ग दो भी आगे बढ़ता है, इंस्ट्रक्टर की से कहता है इंस्ट्रक्टर की का बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस लड़के ने जहाँ पर उसके साथ एक बेट की थी। फेंग शुई ने से कहा था कि इसके पास 3 मूव्स है, 3 मूव्स में अगर ये उसको हरा देगा जाओ ची पास हो सकता है और इसने उस एग्रीमेंट को पूरा किया, इसने 3 मूव्स में फेंग शुई को हरा दिया है। तो अब ये हमारे प्रोफाउंड पैलेस का एक स्टूडेंट बनने के लायक है क्योंकि इसने फेंग शुई को हरा दिया है। फेंग शुई क्योंकि मिडिल पैलेस का एक स्टूडेंट है तो अब ये उसकी जगह पे उसकी पोजीशन ले सकता है और ये डायरेक्टली मिडिल पैलेस में जा सकता है। तो सभी लोग यही बातें कर रही होती हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्टर की वहाँ पर सभी की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है इसने टेस्ट को पास कर लिया, अब इसे डायरेक्टली हम लोग मिडिल पैलेस में भेज देते हैं। जाओ ची भी वहीं पर खड़ा होता है, उसी वक्त उसे साइड से किसी के चलाने की आवाज आती है, कोई इसका नाम पुकारता है, कहता है जुनजी चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजन पर अटैक करने की। मूरोंग वहाँ पर अपने कजन को लेकर आ जाता है। तो मूरोंग का कजन जिसका नाम मूरोंग जी है इनर पैलेस डिसाइपल है, तो जाओ ची से कहता है मैं मूरोंग जी का कजन मूरोंग हूँ, तुमने मेरे कजन को थप्पड़ मारा था। जाओ ची उसे कहता है हाँ मुझे याद है, हाँ मैंने उसे थप्पड़ मारा था। टीकोंग डूब इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। होंग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं से जंप करते हुए हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरे कजन को थप्पड़ मारा, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वहाँ पर अरीना के सेंटर में एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओ ची क्योंकि पहले से काफी ज्यादा थका हुआ है वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था, लेकिन उसी वक्त सीकॉन्ग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मूरोंग जी के हाथ को वहीं पर रोक लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। सीकॉन्ग उसे कहता है मूरोंग जी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम रैशली अटैक कर सकते हो। हमारा जुनजी भी सोच रहा होता है सीकॉन्ग ने जहाँ पर उसकी हेल्प क्यों की, उसकी जान क्यों बचाई, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत ज्यादा है, मतलब इनर डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मूरोंग सीकॉन्ग से कहता है जुनजी ने मेरे कजन के ऊपर अटैक किया था, मैं अपने कजन की तरफ से इसे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ पर मैं अपने कजन की तरफ से इसे बदला भी नहीं ले सकता। सीकॉन्ग से कहता है जाओ ची के ग्रैंडफादर एक बार मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से जुनजी अब मेरा दोस्त है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर इससे बदला लेना है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, उसके बाद तुम इससे बदला ले सकते हो। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब सीकॉन्ग डू और इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है, इस वजह से जाओ ची यहाँ पर इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा टफ है। तो जाओ ची ब्रदर सीकॉन्ग से कहता है ब्रदर सीकॉन्ग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इसे बचाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी फाइट को खुद ही लड़ना पड़ेगा, जबकि ये मेरा अपना मसला है और मैंने मूरोंग को थप्पड़ मारा था तो मुझे इसे खुद ही हल करना पड़ेगा। तुम्हारा जाओ ची मूरोंग जी से कहता है मूरोंग जी अगर तुम वाकई मुझे सबक सिखाना चाहते हो और अपने कजन का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मूरोंग जी चिल्लाकर गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जहाँ पर मुझे एक मौका दे रहे हो, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जी उसे कहता है मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने के बाद हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। 3 महीने के बाद अगर यहाँ पर फाइट के दौरान तुम मेरी जान भी ले लेते हो तो मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। मूरोंग जी जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है ये तय हुआ, 3 महीने के बाद हम लोग इस मसले को निपटाएंगे, दोनों आपस में फाइट करेंगे और किसी की डेथ के ऊपर ये मैच खत्म होगा। यहीं पर एक और लड़के की एंट्री होती है, उस लड़के का नाम किन
वुशेंग होता है जो कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का वाइस पैलेस चीफ होता है। यहाँ पर आता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। तो मैं यहाँ पर इस बात का विटनेस हूँ कि तुम दोनों में एक डील हुई है, अगले 3 महीने के बाद तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे। सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाइस पैलेस चीफ यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है कि इन दोनों का चैलेंज वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से किन वुशेंग भी यहाँ पर आया है इनका विटनेस बनने के लिए। किन वुशेंग वहाँ पर आने के बाद जाओची से कहता है जाओची तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुमने यहाँ पर 3 महीने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली इनर पैलेस में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो वहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को भी यूज कर सकते हो। 3 महीने का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद तुम दोनों आपस में फाइट करोगे। मुरोंग जी कहता है मुझे इस लड़के से बिल्कुल भी डर नहीं है, मुझे 3 महीने की कंडीशन एक्सेप्ट है और अगर इनर पैलेस में जाकर इसे कल्टीवेट करना है तो ये कर सकता है। किन वुशेंग हमारे जाओची से कहता है तो जाओची अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहते हो। तुमने इस चैलेंज को प्रपोज किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करोगे ही। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम इस मैच को जीत पाओगे तो तुम इनर पैलेस में हमारे मुरोंग जी की प्लेस ले सकते हो, तुम इसकी पोजीशन ले लोगे। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम दोबारा कभी भी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम दोबारा कभी भी ज्वाइन करने के लायक नहीं रहोगे। जाओची से कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। क्योंकि जाओची वहाँ पर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि किन वुशेंग यहाँ पर मुझे सोशल स्टेटस इसीलिए दे रहा है, इससे भी पता होगा कि सिस्टर यूरो के साथ मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि ये भी सिस्टर यूरो की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। अब तो मुझे और भी ज्यादा जानना है कि सिस्टर यूरो की आइडेंटिटी क्या है। बार बार सिस्टर यूरो यहाँ पर मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है। इस वक्त सिस्टर यूरो कर क्या रही होगी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इनर पैलेस का दिखाया जाता है। सीकोंग जाओची को अपने साथ लेकर कल्टीवेशन पगोडा के पास जाता है। वो उसे कहता है ये हमारा प्रोफाउंड गैदरिंग पैलेस है, यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कंडेंस होती है। तुम यहाँ पर बैठ करके कल्टीवेट करोगे तो बाहर के मुकाबले में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को प्रोफाउंड गैदरिंग पैलेस कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसे कल्टीवेशन पगोडा ही कहूंगा ताकि डार्क स्पिरिट में कल्टीवेशन पगोडास है। सीकोंग जाओची से कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। कल्टीवेशन पगोडा में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ेगी, इसी वजह से अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में जाने का मौका दे रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं तुम्हें अपने साथ वेपन रूम में लेकर चलता हूँ। वहाँ से तुम अपने लिए एक अच्छा सा स्पिरिट वेपन चूज कर सकते हो। इसके अलावा 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी ले सकते हो। वो जाओची को अपने साथ लेकर मेन हॉल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर से वो अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकता है। जाओची कहता है क्योंकि ये ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस है तो यहाँ पर जो वेपन्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर से अपने लिए कोई अच्छा वेपन चूज करना पड़ेगा। वो लोग स्काई वेपन पवेलियन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल वेपन्स होते हैं, बहुत सारे लो ग्रेड के वेपन्स भी होते हैं। हाई ग्रेड के वेपन्स तो पहले से किसी न किसी ने चूज किए हुए हैं। सीकोंग हमारे जाओची से कहता है यहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं उन सभी को ट्रू प्रोफाउंड वेपन्स भी कहा जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वेपन्स ऐसे हैं जो कि स्पिरिट प्रोफाउंड वेपन्स हैं। सीकोंग से कहता है यहाँ पर एक बहुत ही हाई ग्रेड का अर्थ प्रोफाउंड वेपन भी रखा हुआ है, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल का नहीं है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड का वेपन है, लेकिन कोई भी उसे लेना नहीं चाहता। पिछले कई सालों से वो यहीं पर पड़ा हुआ है। आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार पड़ी होती है। वो ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग ये वाला वेपन कौन सा वेपन है। सीकोंग उसे कहता है यही तो वो अर्थ प्रोफाउंड लेवल का वेपन है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। इस वेपन को कोई भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको ओवरलॉर्ड्स कोलोसस स्वर्ड कहा जाता है। इसका वजन पूरे 2000 केजी है, तो कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर तो इसको उठा नहीं सकता, और अगर कोई उठा भी लेगा तो वो इसको स्विंग नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर आते हैं। इसके हाई ग्रेड का होने के बावजूद ही कोई भी इसको चूज नहीं करता। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और उस वेपन को उठा लेता है, जबकि सीकोंग उसे कहता है जूनियर ब्रदर अब ये मत कहना कि तुम्हें ये वाला वेपन चाहिए क्योंकि ये तो एक बेकार वेपन है। जाओची उस बड़ी सी तलवार को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती है। जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही, और वो बड़ी मुश्किल के साथ उसको थोड़ा सा उठाता है, लेकिन साथ ही वो अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट करता है, तब जाके उसको उठा पाता है। जी कहता है ये वाली तलवार तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये वाली ही चाहिए। वहीं से वो अपने लिए परफॉर्मेंस स्किल्स को भी चूज कर लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक अर्थ ग्रेड का वेपन भी दे दिया और उसके साथ साथ मुझे 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की बुक्स भी दी है। इनको बहुत ही अच्छे से मास्टर करूंगा, अगले 3 महीने में इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। बेचारा सीकोंग सोच रहा होता है ये लड़का या तो बेवकूफ है, मुझे जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। इसको बताया भी था कि वो वेपन हाई ग्रेड का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है और कोई भी उसको चूज नहीं करता। लेकिन इसने उसी भारी वेपन को ही चूज कर लिया, और साथ इसने जो अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज किया है वो भी बहुत ज्यादा बेकार टेक्निक्स है। लगता है कि इसको मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हमारा जाओची कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी चूज कर लिया है और अपनी तलवार को भी चूज कर लिया है, तो वक्त है जरा इस तलवार को उठाकर देखते हैं। चलो देखते हैं कि मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ या नहीं। जाओची आगे बढ़ता है और अपने इवल सोल गेट को ओपन करने के बाद तलवार को उठाने की कोशिश करता है, तो जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठा पाता है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर जब उसको मारता है तो ग्राउंड भी नीचे से टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी तलवार है। इसी वजह से उसके वजन से ही ग्राउंड टूट जाता है। जाओची कहता है इस तलवार का वजन पूरे 2000 केजी है, जहाँ पर अपनी इवल सोल गेट को भी यूज करते हुए इसको उठा नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं इस तलवार को उठा पाऊंगा। मोली उसे कहती है जाओची मुझे ये बताओ कि तुमने इस बड़ी और भारी तलवार को क्यों चूज किया? सिर्फ इसलिए तुमने इसको चूज किया है कि इसका ग्रेड बाकी सारे वेपन से बहुत ज्यादा हाई था? जाओची उसे कहता है नहीं, इसका ग्रेड वाकई में हाई है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसका ग्रेड देकर नहीं चूज किया क्योंकि इसको देखकर मुझे लगता है कि ये कैसी तलवार है जो कि किसी की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। अपने प्यारों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे हाथ में ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि भारी और बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इस वजह से मैंने इस वेपन को चूज किया है। मोली उसे कहती है तुमने जिस रीजन की वजह से इस तलवार को चूज किया है मेरे बड़े भाई की रीजन भी बिल्कुल सेम थी, वो भी अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसी वजह से वो भी एक हैवी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस किया करता था। मोली सोच रही होती है मेरे बड़े भाई ने एक बहुत ही भारी तलवार के साथ प्रैक्टिस की ताकि वो मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इन उस तलवार को उठाने के लिए उसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को प्रैक्टिस किया था। वो एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसने एक और टेक्निक जिसको हिमनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म कहा जाता है, उस टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ था जिससे वो तलवार को बहुत ही आसानी के साथ स्विंग कर सकता था। मोली जाओची से कहती है जाओची क्या तुम वाकई में फ्यूचर में इसी भारी तलवार को यूज करने वाले हो? जाओची से कहता है हाँ मैं इसी तलवार को यूज करूंगा।
इसे कहती है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम इस बड़ी भारी तलवार को उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक सिखाऊंगी, इसकी मदद से तुम इस तलवार को बड़ी आसानी से उठा सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जाओ जी बुद्धिज्म की फर्स्ट स्टार्ट बुद्धा वे को सीखने की कोशिश करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली जाओची से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसको ग्रेट वे ऑफ बुद्धा कहा जाता है। तो स्पेशल टेक्निक को सीखने के बाद तुम बड़ी आसानी के साथ इस बड़ी तलवार को उठा सकोगे। तो मोली इस एपिसोड की शुरुआत में जाओची को द ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के बारे में बताती है। वो उसे कहती है इस स्पेशल कल्टिवेशन टेक्निक की 12 स्टेजेस हैं। 12 स्टेजेस जैसे जैसे तुम पहली स्टेज से आगे बढ़ते जाओगे 12वीं स्टेज तक पहुंचोगे, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। 12वीं स्टेज तक पहुंचना नामुमकिन है। इस स्पेशल टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए किसी के पास स्पेशल वेन्स होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास इवल कार्ड की स्पेशल वेन्स है। इन्हीं वेन्स की मदद से तुम इसको कल्टिवेट कर सकते हो। इसी वजह से इसे फॉरबिडन आर्ट कहा जाता है। तो कोई नॉर्मल बंदा जहाँ पर इस ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को कल्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो उसकी परफाउंड वेन्स फट जाएंगी और वो मर जाएगा। मेरे भाई के पास जो परफाउंड वेन्स थी वो रेज गार्ड की परफाउंड वेन्स थी। उसके पास भी स्पेशल पावर्स थी जिस तरह तुम्हारे पास हेरेटिक यानी कि इवल कार्ड की पावर्स है। इस वजह से मेरा भाई इसको कल्टिवेट कर पाया था, लेकिन वो तो सिर्फ स्टेज 6 तक इसको कल्टिवेट कर पाया था और इससे आगे नहीं जा पाया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पहली स्टेज को कल्टिवेट कर पाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी तुम्हारे एक हाथ में 1500 किलोग्राम की पावर आ जाएगी और तुम आसानी के साथ इस तलवार को उठा पाओगे। पुलिस जाओची से कहती है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक के साथ साथ तुम्हें न सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें आखिरी हाथ तक इसको कल्टिवेट करना होगा। तो जैसे तुम अपनी स्टेजेस में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने कटे हुए बाजू को भी दोबारा उगा पाओगे। पुलिस जाओची से कहती है लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी इस तलवार को मत छोड़ना। और तुम्हारी इंटेंशंस क्या है कि तुम अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यानी कि अपनों को बचाना चाहते हो इस तलवार की मदद से। तो तुमने इस इंटेंशंस को बुला दिया तो फिर मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाने वाली। जाओची इनर पैलेस में अपनी कल्टिवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर आती है। उसे कहती है जूनियर ब्रदर मैंने सुना है कि तुमने इनर पैलेस में अपनी जगह बना ली है। टेम्परेरी तुम्हें 3 महीने तक इनर पैलेस में कल्टिवेट करने के लिए परमिशन मिल गई है, क्योंकि 3 महीने के बाद तुम्हारा मोरोंग जी के साथ एक कम्पीट होने वाला है, यानी कि तुम दोनों में आपस में चैलेंज हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करोगे। इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टिवेट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मोरोंग जी काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसे कहता है हाँ सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी परेशान हो, क्या तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ज़ूरो से कहती है मेरे फादर बीमार है, इसी वजह से मैं काफी परेशान दिखाई दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे फादर का इलाज कर सके। जब मैं वापस जाऊंगी तो एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाऊंगी। साथ ही ज़ूरो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अब मैं वापस जा रही हूँ, तुम यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करना, जल्दी से जल्दी अपने फैमिली मैटर्स को निपटाकर तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगी। जबकि हमारा जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर यहाँ पर जिस तरह मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के ऊपर से एंजाइटी साफ दिखाई दे रही थी, वो काफी ज्यादा परेशान है। लगता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमारा जाओची कल्टिवेशन पगोडा के बाहर जाता है। तो कल्टिवेशन पगोडा के बाहर एक लिस्ट लगी होती है जहाँ पर बच्चों के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से रूम में जाकर कल्टिवेट कर सकता है। तो वहाँ पर उन सभी की रैंकिंग को पढ़ता है। मोरोंग जी की रैंकिंग 73rd नंबर पर होती है, क्योंकि सीकोंग डू के लिए जो रूम होता है वो 33 रूम नंबर होता है। तीसरे नंबर पर एक लड़का होता है जिसका नाम फैंग फी लॉन्ग होता है। वहाँ पर जाओची फर्स्ट रैंकिंग वाले लड़के का नाम पढ़ता है। तो वहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर फैंग जुइचेन लिखा होता है कि बर्निंग ह्यूमन सेक्टर का एक डिसाइपल है, उम्र 17 साल है और वो अपनी स्पिरिट परफॉर्म राउंड के सेकंड लेवल पर है, बाकी सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जाओची उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि ये बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जाओची भी वहीं पर खड़ा होता है कि पीछे से एक और लड़का आता है जिसका नाम फैंग बाइशी होता है। वो जाओची को देखकर कहता है मैंने इस लड़के को पहले नहीं देखा, ये नया लड़का कौन है। इसके साथ मोरोंग जी होता है। मोरोंग जी उसे कहता है ये वही जूनियर ब्रदर है जिसने मुझे चैलेंज किया है, 3 महीने के बाद हम दोनों में फाइट होने वाली है। फैंग बाइशी कहता है तो यही वो पागल लड़का है जिसने तुम्हें चैलेंज किया है, ये तो बहुत बड़ा इडियट है, क्या इसे लगता है कि तुमसे फाइट करके जीत पाएगा। टीकोंग भी पीछे से आ जाता है और उसे कहता है फैंग बाइशी तुम्हें यहाँ पर इसको तंग करने की जरूरत नहीं है, अपने अल्फाज को सोच समझ कर बोला करो। जाओची फैंग बाइशी का नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है कल्टिवेशन पगोडा में इसका रैंक 36 है, सीकोंग का 33 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए। फैंग बाइशी उसे कहता है जूनियर ब्रदर सीकोंग तुम तो वाकई में इस लड़के को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए चले आए, मैंने सुना था कि तुम इस लड़के का साथ दे रहे हो। ठीक है मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीकोंग जाओची से कहता है तुम्हें इन सभी लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जाओ जाकर कल्टिवेशन पगोडा में प्रैक्टिस करो। जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग मुझे फैंग जुइचेन के बारे में बताओ, क्या ये ह्यूमन बर्निंग सेक्टर से है। ब्रदर सीकोंग उसे फैंग जुइचेन के बारे में बताता है। उसे कहता है हाँ वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के मास्टर का तीसरा बेटा है, बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा प्राइडफुल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही है। टू विन एम्पायर में वो एक गेस्ट की तरह यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए आया है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे थर्ड प्रिंस ने उसको यहाँ पर इन्वाइट किया है। इस वक्त इंपीरियल फैमिली में एम्परर बीमार है और एम्परर के बीमार होने की वजह से उनके बेटों में आपस में एक फाइट चल रही है, एक सिविल वॉर चल रही है। थर्ड प्रिंस ने और फर्स्ट प्रिंस ने जो क्राउन प्रिंस है उन दोनों ने हाथ मिला लिया है और वो अपनी तरफ से इस बार के कंपटीशन में फैंग जुइचेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ताकि वो उनके लिए रैंकिंग्स को हासिल कर सके। तो सीकोंग जाओची से कहता है मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इनर पैलेस में जगह मिल जाती है तो एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी सबका हिस्सा बनना पड़ेगा, मुझे बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे। कि ये तो इनकी आपस की इंपीरियल फैमिली वालों की गद्दी हासिल करने के लिए फाइट है। जिसे कहता है मुझे इंपीरियल फैमिली और इनकी गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ कल्टिवेट करने के लिए आया हूँ। जाओची सोच रहा होता है यहाँ पर इंपीरियल फैमिली में तो बहुत कुछ चल रहा है। फिर हमारा जाओची अंदर आ जाता है। जाओची कल्टिवेशन पगोडा के अंदर आता है,
कहता है यहाँ पर तो वाकई में बहुत ज्यादा की पावर है, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। साउची कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी मिस्टिक पावर्स है, इतनी ज्यादा मिस्टिक एनर्जी के होते हुए यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कल्टीवेट कर पाऊंगा और हो सकता है कि मैं ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को यहीं पर अनलॉक कर सकूं। प्लीज साउची से कहती है तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा हाई है। ज्यादा प्योर मिस्टिक पावर के यहाँ पर होते हुए तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। लगता है कि तुम ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रू परफॉर्म ग्राउंड में चले जाओ। अगर तुमने यहाँ पर बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया, मूरोंग जी को हराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओलिव से कहती है चलो ठीक है, आप यहाँ पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को इम्प्रिंट करने वाली हूँ। स्टेज को कम्प्रीहेंड करना तुम्हारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कितने दिनों में कम्प्रीहेंड कर सकते हो या फिर कितने महीनों में कर सकते हो। ये तो तुम्हारी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसके माथे में वो इम्प्रिंट डाल देती है तो साउची वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है। तो जब साउची वहाँ पर बैठा होता है तो उसी वक्त से बुद्धा की आवाज आती है। बुद्धा उसे कहते हैं यंगवान मुझे ये बताओ, तुम वाकई में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की कल्टीवेशन टेक्निक की फर्स्ट स्टेज को कल्टीवेट करना चाहते हो? मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में क्या पता है, और तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक क्यों चाहिए? साउची उसे कहता है क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं ताकि मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। बुद्धा उसे कहती है तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ग्रेट वे के बारे में पता है, बुद्धा के बारे में पता है? ये दोनों टेक्निक्स के दोनों लफ्ज अलग अलग है, ग्रेट वे और बुद्धा ये दोनों अलग अलग है। हमारा साउची यहीं पर बैठकर इसको कम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो साउची यहाँ पर कम्प्रीहेंशन के बाद इस बात को कम्प्लीट कर लेता है और उसे ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है, तो ये दुनिया में जितनी भी चीजें वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई है। साउची को जब इस बारे में समझ आती है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है और वही यहाँ पर बुद्धा है और इस पूरी दुनिया का मालिक है, जो भी चीज है वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई है, वो बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड कर लेता है। फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड करने पर मोली बहुत ज्यादा हैरान होती है। मोली कहती है इसने सिर्फ 3 दिन में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई एक जीनियस था लेकिन उसे भी पूरे 30 दिन लगे थे। साउची जैसे वहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करता है तो उसी वक्त उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो जाता है और हमारा साउची बेसिक परफॉर्म ग्राउंड के 10th लेवल से ब्रेक थ्रू करने के बाद अब अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद साउची पूरे 21 दिन तक वहीं पर उसी कल्टीवेशन रूम में बैठा रहता है। मोली उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया और साथ साथ तुमने अपने ब्रेक थ्रू को भी कम्प्लीट कर लिया है। मुझे कहता है तो चलो फिर ठीक है, मैंने फर्स्ट मूव को मास्टर कर लिया, तुमने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, चलो देखते हैं मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिली है। वो अपने हाथ में अपना नाइफ पकड़ता है और अपने हाथ में उसको स्टैब करता है। वो अपने हाथ में अपने नाइफ को स्टैब करने लगता है, उसका नाइफ वहीं पर मुड़ जाता है, वो उसके हाथ के अंदर स्टैब भी नहीं होता। मुझे कहता है मेरे हाथ की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ हो गई है, जहाँ तक कि मेरा नाइफ मेरे हाथ के अंदर नहीं दंसा। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा का फर्स्ट लेवल तो वाकई में बहुत ही पावरफुल है। मोली साउची से कहती है चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, इतने दिन की कल्टीवेशन काफी है कि अभी तुमने ट्रू परफॉर्म ग्राउंड में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल है, इससे थोड़ा यूज्ड हो जाओ और उसके बाद वापस आ जाना। साउची कहता है चलो फिर ठीक है, जुनबा से मिलकर आते हैं, काफी दिन हो गए जुनबा को नहीं देखा। साउची कल्टीवेशन रूम से बाहर निकलता है तो उसी वक्त एक लड़का कल्टीवेशन रूम के अंदर आ रहा होता है। साउची की तरफ देखता भी नहीं, यही फैन जुई चैन है। साउची कहता है ये लड़का तो देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट लगता है, इसकी बॉडी से तो काफी सारी एनर्जी निकल रही है। फैन जुई चैन तो साउची के पास से गुजर जाता है, जबकि साउची उसकी तरफ देखता है और कहता है एक दिन आएगा जब इसकी एरोगेंस भी मेरे हाथों से कम होने वाली है। तो हमारा साउची जुनबा को ढूंढते हुए आउटर पैलेस की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो साउची को देखते पहचान जाते हैं, वो कहते हैं यही वो बेवकूफ साउची है जिसने यहाँ पर मूलोंग जी को चैलेंज किया और 3 महीने का टाइम मांगा था। इसको देखकर लगता तो नहीं है कि इतना बड़ा बेवकूफ है, सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो साथियों से कहता है तुम्हें लगता है कि ये बेवकूफ नहीं है, सुना है कि इसने स्काई परफॉर्म वेपन एरिया से अपने लिए एक बहुत बड़ी तलवार को चूज किया जिसे कोई भी चूज नहीं करना चाहता था, और साथ ही इसने 2 कल्टीवेशन बुक्स ऐसी ली हैं जो बिल्कुल बेकार टेक्निक्स थी। वहीं पर साउची की नजर सामने जुनबा पर पड़ती है। जुनबा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है जीजा जी तुम्हें तो इस वक्त इनर पैलेस में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे कहता है मैं कल्टीवेट करते हुए थक गया था, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए चला आया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे साउची जुनबा को बुली करने वाले बच्चों को बहुत ही पीटेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउची अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो थक जाता है तो वो जुनबा से मिलने के लिए आउटर पैलेस में आता है और उसे जुनबा मिल भी जाता है। जुनबा उसे कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साउची उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जुनबा हमारे साउची को देखकर खुश होने की एक्टिंग कर रहा होता है, उसके हाथ में पिल्स का एक बॉक्स होता है। उसे कहता है यहाँ पर आउटर पैलेस में तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे हैं, यहाँ पर इन पैलेस वालों ने मुझे बहुत सारी पिल्स दी है ताकि मैं आसानी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट कर सकूँ। ये सारी की सारी पिल्स मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए है। साउची कहता है जुनबा की परफॉर्म स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बड़ी है, इसके पास पहले से ज्यादा मिस्टिक पावर है, तो काफी अच्छा है, मैंने सही फैसला किया था इसे यहाँ पर लाने का। साउची से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और साथ ही साउची उसके बाजू के ऊपर उसे शाबाशी दे रहा होता है। जब वो उसके बाजू को टच करता है जुनबा को दर्द होता है क्योंकि उसके बाजू के ऊपर चोट लगी होती है। वो कहता है ब्रदर मुझे दर्द हो रहा है। कहता है तुम्हारे बाजू के ऊपर क्या हुआ? जल्दी से उसके बाजू के ऊपर से कपड़े हटाता है तो उसे काफी बुरी चोट लगी होती है। वो उसे कहता है ये कैसे हुआ, किसने किया? जुनबा उसे कहता है ब्रदर मैं एक सीनियर ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था, हम दोनों आपस में स्पार मैच कर रहे थे तो फाइटिंग के दौरान मुझे चोट लग गई, मैं इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साउची से कहता है जुनबा मुझे सच्ची सच्ची बताओ
किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? अगर तुम्हें किसी ने बुली किया तो तुम मुझे बता सकते हो। जुनबा उसे कहता है ठीक है ब्रदर, अगर किसी ने बुली किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपनी पिल्स लेकर कहता अब मैं अपने कल्टीवेशन रूम में जा रहा हूँ, तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जबकि जाओची सोच रहा होता है इसकी जो चोटें हैं वो नॉर्मल नहीं लगती, मुझे लगता है कि कोई तो जुनबा को बुली कर रहा है, लगता है कि इसका पीछा करना पड़ेगा। और जाओची उसका पीछा करता है। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर जाता है तो अंदर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि जुनबा के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उसे कहता है तुम बड़े बालू कहीं के, तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो काम भी नहीं कर पाए, तो जल्दी से वो सारी की सारी पिल्स मुझे दे दो। वो पिल्स उसे दे देता है और उसे कहता है ब्रदर इसमें से कुछ पिल्स मुझे भी दे दो, क्योंकि ये सारी पिल्स तुम्हारी नहीं है, इनमें से मेरे लिए भी पिल्स हैं। लेकिन वो लड़का उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें हम इसमें से पिल्स देने वाले हैं? शुक्र करो कि हम तुम्हें अपने रूम में रहने देते हैं। उस पिल के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है तुमने तो पहले से इसमें से पिल्स निकाल ली हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिल्स को चोरी करने की? तुमने मुझसे पूछे बिना इसमें से पिल्स क्यों निकाली हैं? और वो फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है दोबारा अगर तुमने इन पिल्स में से किसी पिल्स को निकाला, मेरी चीजों को लिया, तो उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। जाओची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसके साले को अंदर मार पड़ रही है। जाओची दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कमीनों कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनबा को बुली करने की? लगता है कि तुम सभी लोगों के जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई है। जाओची उस लड़की से कहता है ये सारी की सारी पिल्स जुनबा को दो, फिर साथ ही अपना बाजू तोड़ो और उसके बाद जुनबा के सामने घुटने टेक और माफी मांगो, ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो सभी लोग कहते हैं आज ये लड़का कहाँ से आया है, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर आकर हमें यहाँ पर धमकी दे सकता है? क्योंकि हमारा जाओची तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सभी लोग जाओची को वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वही बेवकूफ जाओची है, ने मूरोंग को चैलेंज किया है। जाओची से कहते हैं बकवास बंद करो, हमारे सामने माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ, फिर शायद हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ दें और तुम्हारे इस बड़े से बालू को भी। जाओची कहता है तो लगता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों ने क्या करना है। तो जाओची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उनमें से जो मेन विलन होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ठीक है, सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं सीनियर ब्रदर कुई जैंग, क्या तुम ठीक हो? और सभी लोग कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर क्यू जैंग के ऊपर स्नीक अटैक करने की। चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से एक तलवार लेकर जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओची बड़ी स्पीड से घूमते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। जाओची कहता है तुम सभी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। बाकी के सभी लोग जो देखकर घबरा जाते हैं और तीसरा साथी वहाँ से भागने लगता है। जाओची कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? हमारा जाओची बड़ी स्पीड से भागता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो दोनों लड़के वहीं पर रुक जाते हैं। लड़का उसे कहता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अंकल कौन है? मेरे अंकल यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, वो इंस्ट्रक्टर की हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओची उसे कहता है तुमने जब जुनबा के ऊपर अटैक किया था तो तुमने अपनी राइट लेग को यूज करते हुए उसे किक मारी थी, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी राइट लेग को तो तोड़ना पड़ेगा। और वो अपने पाँव को उठाता है और उस लड़के की राइट लेग को तोड़ देता है, जबकि बाकी बच्चे दो लड़के वहीं पर खड़े होते हैं। वो बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करें? उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ब्रदर जाओची हमें पता है कि हमने गलत किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। हम आज के बाद जुनबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही किसी को इसके साथ कुछ करने देंगे, हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इस बार हमें माफ कर दो। वो हमारी सारी पिल्स भी रख सकता है। जुनबा जाओची से कहता है ब्रदर प्लीज इनको छोड़ दो। जाओची आगे बढ़ता है और जुनबा को उठा लेता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। इससे पहले जाओची उन दोनों लड़कों से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को इस बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि अगर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर आकर पूछती है या फिर कोई भी एल्डर आकर पूछता है तो तुमने उन्हें क्या जवाब देना है। वो लड़कियों से कहते हैं हाँ हमें पता है हमें क्या कहना है, हम लोग यहाँ पर एक सीनियर ब्रदर के साथ स्पार मैच कर रहे थे, उसी वजह से ब्रदर की लेग भी टूट गई। जाओची उन दोनों से कहता है वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर एल्डर को ये बात बताते हो या नहीं, क्योंकि वाइस पैलेस चीफ किंग ने मुझे डायरेक्टली इनर पैलेस में शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इंस्ट्रक्टर की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि वाइस पैलेस किंग मेरे साथ है। जाओची से कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा होगे कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई, वो लड़के मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो बस चाहता था कि तुम परेशान ना हो क्योंकि तुम अपनी बैटल के लिए तैयारी कर रहे हो, कल्टीवेशन में खलल नहीं आना चाहिए। जाओची से कहता है जुनबा इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें दूसरे लोग बुली करते हैं तुम उनके सामने रेजिस्ट क्यों नहीं करते? जाओची से कहता है जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। चाहता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओ। वो से कहता है जरा अपना हाथ मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारी परफॉर्म वेन्स को चेक करने दो। जुनबा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जाओची उसकी वेन्स को चेक करता है और कहता है ऐसा कि मोली ने इसके बारे में कहा था, इसकी वेन्स तो वाकई में नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसकी जो मेरिडियंस है वो बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा वाइड है, तो वाकई में टायरानिकल एम्परर वेन्स है। अगर इसने अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट किया तो ये तो एम्परर लेवल तक पहुंच सकता है। अब जी कहता है लेकिन इस तरह के डिवाइन वेन्स को अवेकन करने के लिए किसी भी इंसान के पास दुनिया के ऊपर रूल करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी का भी डटकर सामना कर सके, तभी वो अपनी परफॉर्म वेन्स को अवेकन कर पाएगा। लेकिन जुनबा तो एक डरे हुए चिकन की तरह है, अगर कोई भी यहाँ पर अपनी मेरिडियंस को अवेकन नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी अपनी ट्रू परफॉर्म लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक बार जुनबा ने इन परफॉर्म वेन्स को एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही रात में ये एम्परर परफॉर्म ग्राउंड में पहुंच सकता है, इसकी पावर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जाओची कहता है तो फिलहाल के लिए तो हम लोग इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे खुद ही मेहनत करना पड़ेगी, कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे अपने मसले पर गौर करना चाहिए। हमारा जाओची वहाँ से सीधा ब्लैक मून गिल्ड की तरफ जाता है कि जाओची को अपने लिए कुछ आइटम चाहिए होती है, इसी वजह से वो ब्लैक मून गिल्ड में जाता है। यहाँ का ब्लैक मून गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है। जाओची कहता है न्यू मून पैलेस में जो ब्लैक मून गिल्ड की शॉप है वो तो काफी ज्यादा छोटी है, जबकि ये बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर बहुत कुछ है। वहाँ पर लड़कियों से कहती है सर आपको क्या चाहिए? जाओची से कहता है मुझे 3 सायान परफॉर्म क्रिस्टल्स चाहिए। लड़कियों से कहती है ठीक है सर प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर आपको सायन क्रिस्टल्स मिलेंगे। जाओची को अपने साथ लेकर ऊपर आती है और एल्डर क्याओ से कहती है एल्डर क्याओ हमारे इस कस्टमर को 3 सायन परफॉर्म क्रिस्टल्स चाहिए, तो वो उसके सामने 3 सायन परफॉर्म क्रिस्टल्स रख देता है, कहता है क्रिस्टल के आपको 3 पर्पल परफॉर्म स्टोन्स देने होंगे, टोटल 9 परफॉर्म स्टोन्स बन जाएंगे। वो लड़की जाओची से कहती है अनर क्या आपको यहाँ से कुछ और चीज भी खरीदनी है? तो वहीं पर जाओची की नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है, वो बॉक्स बंद होता है लेकिन जाओची उसे देकर ही
पहचान जाता है। जाओची एल्डर क्याओ से कहता है, ये बताओ कि इसकी प्राइस कितनी है, मुझे पता है कि इसके अंदर डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल रखा हुआ है। तो क्याओ भी बहुत हैरान हो जाती है और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बंद बॉक्स को देखकर ही पहचान लिया कि इसके अंदर डेविल ब्लड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल्स तो वैसे भी बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को इसका नहीं पता होता। जाओची से कहता है, इस जूनियर ब्रदर ने पहले भी इस चीज को देखा हुआ है, इसी वजह से मैं दूर कोई बंद डब्बे में से इसको पहचान सकता हूँ। क्याओ से कहते हैं, तुम इसको खरीद तो सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हो। ये तो सिर्फ फायर एट्रीब्यूट यूजर्स के लिए ही काम आता है, लेकिन अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में 600 पर्पल परफॉर्म कॉइंस देना पड़ेंगे। जाओची अपने पास से अपना गोल्ड कार्ड निकालता और कहता है, ब्लैक मून गिल्ड वाले कब से पूछने लगे कि मर्चेंट्स को उनकी कौन सी चीज को किस लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पर चीजें बेच रहे हो तो चुपचाप अपनी चीजें बेचो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ। क्याओ से वो वाला एल्डर क्याओ से डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल दे देते हैं। जाओची उस डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर बाहर आ रहा होता है। जाओची कहता है, क्योंकि मेरे पास फिनिक्स की फायर है, तुझे मेरे काम आ सकता है, इसी वजह से तो मैंने इस क्रिस्टल को खरीदा है। इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन होता है कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ये डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल, इसकी मदद से हम लोग उन सारे पॉइजन को डिस्पेल कर सकते हैं जो कि आइस के रिलेटेड होते हैं। जाओची अभी वहीं से जा रहा होता है, किसी वक्त उसके पास एक लड़की गुजरती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। वो लड़की पर्सन क्लाउड पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है और उसका नाम चू युई चेन है। जाओची उसकी तरफ देखता और कहता है, ये गॉडेस तो बहुत खूबसूरत है। प्लीज जाओची से कहती है, यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में तो बहुत ही महान मास्टर है, क्या तुम्हें पता है कि अभी भी जो मास्टर तुम्हारे पास से गुजरी है वो कौन है। जाओची भी इसकी बात सुनकर बहुत हैरान होता है। मोली उसे कहती है, अभी जो लड़की तुम्हारे पास से गुजरी है उसकी स्ट्रेंथ में और तुम्हारी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है, तुम इस बारे में समझ रहे हो। मास्टर अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम की पीक पर है, बहुत ही जल्दी से अपनी एम्पर परफॉर्म ड्राम में ब्रेक थ्रू करने वाली है। वो लड़की भी यहाँ पर ब्लैक मून गिल्ड वालों के पास ही आई थी। वो एल्डर क्याओ के पास जाती है। एल्डर क्याओ से कहती है, मिस प्लीज मुझे माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिस्टल था, डेविल फ्लेमिंग क्रिस्टल, वो तो अभी एक लड़का खरीद कर चला गया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और क्रिस्टल्स नहीं है। मास्टर चू युई चैन उसकी बात सुनने के बाद जाओची की तरफ देखती है और फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाली मास्टर जाओची से फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल ले पाएगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची ब्लैक मून गिल्ड से अपने लिए कुछ चीजें खरीदकर बाहर निकलता है और वहीं से उसे एक ब्लड क्रिस्टल में मिलता है जिसे डेविल ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल कहा जाता है। वक्त एक और लड़की आती है जो कि 7 मेडन में से एक मेडन है। वो वहाँ पर आकर गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे ये वाला क्रिस्टल चाहिए, लेकिन मास्टर से कहते हैं वो तो पहले एक लड़का खरीद कर चला गया। मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो हमारा जाओची बाहर गली में चलता हुआ जा रहा होता है। जाओची कहता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि वो लड़की यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए चली आएगी, मैं है बहुत ज्यादा हैंडसम। और फिर साथ ही वो मोली से कहता है, मोली अब देखती जाओ, देखना वो खूबसूरत लड़की मेरे पास जरूर आएगी। तो जाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो वो लड़की वाकई में उसके पास आ जाती है। तो मास्टर जाओची के पास आती है और उसे कहती है, तुमने वहाँ से जो डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल खरीदा है मुझे वो चाहिए, वो मुझे बेच दो, मैं दुगनी कीमत में वो तुमसे खरीद लूंगी। जाओची उसे कहता है, हालांकि मैं इसको डबल कीमत के ऊपर जरूर बेचना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा मशवरा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ब्लड क्रिस्टल को ना खरीदो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है जिसकी वजह से तुम इन्फेक्टेड हो वो इस क्रिस्टल की मदद से हल नहीं हो सकता। ये क्रिस्टल तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए इसको खरीदने का फायदा भी नहीं है। जाओची उसे कहता है, अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आज से कुछ दिन पहले तुम किसी बहुत ही पावरफुल आईसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, उसी आईसी बीस्ट की बॉडी से तुम्हें पॉइजन मिला है। कैसा आईसी बीस्ट होगा जो कि मरने के करीब होने पर अपनी बॉडी के अंदर से अपना फियरलेस पॉइजन रिलीज करता है। जब तुम उसको मारने वाली थी और वो मरने वाला था उसी वक्त उसने अपना पॉइजन रिलीज किया होगा और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया। वहाँ सुनते वो मेडन बहुत हैरान हो जाती है। वो जाओची से कहती है, तुम्हें सब के बारे में कैसे पता है, तुम हो कौन। जाओची उसे बताता है कि मेरा नाम जुंची है और मैं एक कामसा डिसाइपल हूँ ब्लू परफॉर्म पैलेस का, और इसके साथ साथ मेरी एक स्पेशल खूबी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ। तो जाओची मेडन से कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तुम्हारी कल्टिवेशन भी ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है वो तुम्हारी कल्टिवेशन की वजह से एक ना एक दिन वैसे ही घुल जाएगा और वो गायब हो जाएगा। कि जितनी देर तक ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगा उतनी देर तक तुम्हारी परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी टोटल पावर का सिर्फ 1 से 3 हिस्सा इस्तेमाल कर पाओगी, क्योंकि तुम भी एक आइस एट्रीब्यूट यूजर हो, क्योंकि तुम आईसी पैलेस से हो, इसी वजह से तुम आईसी आर्ट्स को कल्टीवेट करती हो। अगर तुमने इस ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, बॉडी के अंदर जो आईसी हो रहा है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी वेन्स कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगी और दोबारा कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगी। मैंने तुम्हें वो सारी बात बता दी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम्हें इस क्रिस्टल को नहीं खरीदना चाहिए। अब बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम अभी भी इस क्रिस्टल को खरीदना चाहती हो या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, इसी वजह से ये क्रिस्टल मैं तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगा। और तुम्हें फिर भी ये क्रिस्टल चाहिए तो तुम जाकर किसी और जगह से खरीद सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने वाला फ्लेमिंग क्रिस्टल नहीं बेचने वाला। जाओची से इतनी बात कहने के बाद आगे गुजर जाता है। तो जाओची कहता है, अब देखना ये मेरे पीछे आएगी। कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होगी, क्या वाकई मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, अगर मुझे उसके बारे में इतना कुछ पता है तो मैं उसका इलाज भी कर सकता हूँ। यही सोचकर वो पीछे जरूर आएगी। जाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो मेडन उसे कहती है, रुको मेरी बात सुनो। जाओची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, चलो हो गया काम। तो मेडन जाओची से कहती है, तुमने यहाँ पर कहा कि तुम एक डिवाइन डॉक्टर हो और साथ तुम्हें मेरी कंडीशंस के बारे में पता है, तुम्हें पता है कि मैंने किसी आईसीबीएस के साथ फाइट की थी जिसका पॉइजन मेरी बॉडी में है। मुझे ये भी बता दो, क्या तुम्हें इस पॉइजन से निपटने का कोई रास्ता पता है जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सकूं। जाओची उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने में तुम्हारी हेल्प करूँ? अगर वाकई में तुम अपना इलाज करवाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात के वक्त 101 नंबर रूम में आ जाना। मैं ब्लू विंड परफॉर्म पैलेस के इनर पैलेस के अंदर रहता हूँ। वो मेडन उसे कहती है, ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्ही से अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगी। इतना कहने के बाद मेडन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जाओची उसे कहता है, क्या तुमने मेरे ऊपर बस इतनी तरह भरोसा कर लिया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है और मेरी कल्टीवेशन लेवल
बहुत ज्यादा लो है और ऊपर से मैं तो सिर्फ एक लोली प्रोफाउंड पैलेस का डिसाइपल हूँ। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकता हूँ, तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। वो मेडन उसे कहती है तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। इतना तो कह सकती हूँ कि तुम कोई विलन नहीं हो और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे रूम में मिलूंगी। और साथ ही वहाँ से चली जाती है। साउची घूम फिरने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है, वो जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है सामने की तरफ देखता है तो उसके बिस्तर के ऊपर वो मेडन बैठी होती है। साउची कहता है जी तो वाकई में जहाँ पर आ गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंडियन पैलेस के आसपास तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, हमेशा यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर अननोन ना आ सके। मेडन उन सभी से बचते बचाते मेरे रूम तक पहुंचा, इसका मतलब ये अपनी पावर्स को कंसील कर सकती है। मेडन साउची से कहती है तो डिवाइन डॉक्टर चलो जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो और मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करो। साउची से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा कि हम दोनों यहाँ पर स्ट्रेंजर्स हैं। चाहता कि बाद में मेरे लिए कोई मसला बने, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स को सेटअप करते हैं। लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसमें हाथ पार नहीं करूंगा। साउची से कहता है तो सबसे पहले तो मुझे अपना हाथ दो। मेडन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है मुझे कभी भी किसी प्राइमर ने छुआ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टच नहीं करने दूंगी। साउची से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जेन्युइन डॉक्टर हूँ, मुझे पता है किसी की बॉडी को टच किए बिना उसकी पल्स को कैसे फील करना है। चलो जल्दी से अपना हाथ सामने करो। वो अपने हाथ को उसके सामने करती है तो साउची अपने हाथ की उंगलियों को उसकी पल्स के ऊपर रखता है, लेकिन उसको टच नहीं करता। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहीं से उसको फील कर लेता है। साउची फील करने के बाद कहता है ये पॉइजन तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लगता है कि इस मेडन ने जिस आईसीबीएस के साथ फाइट की थी वो स्काई परफॉर्म नाम का एक बीस्ट होगा और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट था। इतना ही नहीं, इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट डेवलप कर ली है। साउची उसकी पल्स को फील करने के बाद उसे कहता है लिटिल फेरी तुमने भी इस बात को अभी तक महसूस कर लिया होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट बना ली है। वो स्पिरिट तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर मूव करती हुई महसूस होती होगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करूं, मुझे सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्पिरिट को मारना होगा। तो ये स्पिरिट आइस एट्रीब्यूट वाली पॉइजन स्पिरिट है, तो इसको मारने के लिए मुझे अपनी फ्लेम फिनिक्स की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। मैं अपनी फायर पावर को यूज करूंगा, अपनी फ्लेम एनर्जी को यूज करते हुए उस स्पिरिट का उस पॉइजन के साथ कनेक्शन कट ऑफ करूंगा। उसके बाद मैं उस स्पिरिट को यहाँ से बाहर निकालूंगा। हम लोग इसको और ज्यादा बड़ा होने नहीं दे सकते, हमें जल्दी से जल्दी इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकालना होगा। तो साउची जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि साउची तो एक डॉक्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। साउची जब अपने हाथ के ऊपर अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो मेडन उसे कहती है तुम्हारे पास तो फिनिक्स की फायर है, क्या तुम फिनिक्स एक्टर से हो, क्या तुम्हारे पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है? साउची अपने हाथ को जल्दी से आगे बढ़ाता है और सीधा उसकी चेस्ट को जाकर टच कर देता है। साउची मेडन से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरे पास फिनिक्स की फायर है, लेकिन मैं फिनिक्स क्लैन से नहीं हूँ। जहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट में साउची इस बात को भूल जाता है कि मेडन ने उसे कहा था कि मैंने कभी किसी को टच नहीं करने दिया, और जहाँ पर हमारे साउची ने अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद उसकी चेस्ट को टच कर दिया है। साउची कहता है हाँ मैंने उस स्पिरिट को देख लिया है, अब मैं अपनी फ्लेम से इसको कट ऑफ करने के बाद बाहर निकालने वाला हूँ। जैसे वो उस मेडन की तरफ देखता है तो मेडन घूर घूर कर उसे देख रही होती है। इसी के साथ ही साउची को पता चल जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। साउची कहता है प्लीज प्लीज रुकना, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है। तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी से पॉइजन स्पिरिट को निकालने वाला था, लेकिन मेडन उसकी बात सुनने बगैर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे इतना जबरदस्त पंच मारती है कि साउची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। दीवार के साथ टकराने के बाद साउची कहता है लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कहा भी था कि उसने कभी किसी को टच नहीं करने दिया और मैं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे टच कर दिया, अब तुझे मुझे नहीं छोड़ेगी, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये मुझे मार डालेगी। मेडन भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। साउची कहता है लेकिन चलो शुक्र है कि मेरी परवाह तो है। साथ ही हमारा साउची वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब साउची की आंखें खुलती हैं, साउची कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? है कि ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेडन अभी भी वहीं पर बैठी होती है। वो मेडन उसे कहती है तो फाइनली तुम उठ ही गए, मैंने तुम्हें पंच मारा था तो लगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो और तुम सिर्फ 3 दिन तक ही बेहोश रहे हो, ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो मेडन सोच रही होती है लगता है कि इस लड़के युंची के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा टफ है। तो साउची से कहता है प्लीज लिटिल फेरी मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना चाहता था, मुझे इस बारे में ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कहाँ पर टच किया था। मेडन उसे कहती है हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी बॉडी से पॉइजन को निकालना चाहते हो, अगर तुम वाकई में जेन्युइन डॉक्टर नहीं होते तो अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। साउची से कहता है चलो ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है और उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना है, स्पिरिट को तो मैंने निकाल दिया था। साउची अपने हाथ के ऊपर अपने हिमालय पॉइजन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और हिमालय पॉइजन स्पिरिट की मदद से उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट करता है। साउची दूर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब ये हो गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं बचा, मैंने सारे के सारे पॉइजन को निकाल दिया है। पॉइजन को निकालने के बाद साउची से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे रिवार्ड दोगी, तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे जो रिवार्ड चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद मेरा एक कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन के बाद 3 महीने तक तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। तो मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है ठीक है अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना और मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। 2 महीने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी और अगले 3 महीने तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा कि हम दोनों की डील हुई है। क्योंकि साउची सोच रहा होता है ये लड़की तो यहाँ से जाना भी चाहती है, लेकिन इसको टच करने का तो मजा ही आ गया। साउची कहता है इसने अपना इलाज भी करवा लिया, लेकिन फिर भी ये मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर फ्लैट नहीं हुई। बड़ी अफसोस की बात है कि ये कुछ ज्यादा ही कोल्ड है और इस कोल्डनेस को देखकर मुझे याद आया मेरी बीवी किंग वो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी आईसी पैलेस है और मेरी बीवी भी वहीं पर है, कभी मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। तो वक्त मॉली निकलती है और उसके ऊपर जंप करते हुए बैठ जाती है और उसे कहती है यहाँ पर अपनी वाइफ को मिस करने की बजाय तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद कंपटीशन के दौरान मोरोंग जी के हाथों से मारे जाओ और उसके बाद तुम अपनी बीवी को मिस भी नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो मेडन के वहाँ से चले जाने के बाद मोली जाउची से कहती है तुम्हें दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जाउची फिर से कल्टीवेशन पगोडा में चला जाता है और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता है। 10 दिन तक जाउची वहीं पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। जाउची की बॉडी से काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही होती है। तो मोली उसकी तरफ देखकर कहती है इसकी बॉडी से इस वक्त काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही है। लगता है कि जाउची यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाला है। जी अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। जाउची वाकई में वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जाउची कहता है तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में कल्टीवेट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पर कल्टीवेट करने से मैं न सिर्फ अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, बल्कि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया है। देखना वहाँ पर सभी लोग मेरी पावर्स को देखकर दंग रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ऐसा कोई बचा है जो मेरे सामने टिक सके। पूरी दुनिया में अब कोई भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाउची कहता है अब जबकि मैंने सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, अब मुझे उस तलवार को उठाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा भारी है तो उसके साथ मुझे स्विंग्स को भी सीखना पड़ेगा, कैसे उसको यूज कर पाऊंगा। आदि जाउची कहता है तो मेरी ओवरलॉर्ड क्लोसर स्वर्ड जल्दी से मेरे पास आ जाओ और उसकी स्वर्ड उसके पास आ जाती है। तो जाउची अब अपनी स्वर्ड को बड़ी आसानी से उठा सकता है क्योंकि उसकी आर्म्स के अंदर पावर पहले से ज्यादा आ चुकी है। जाउची अपनी तलवार को पकड़ता है और उसको घुमाना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी उसको इस तलवार को घुमाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसके हाथ में 1500 केजी की पावर है और उस तलवार का वजन 2000 केजी का है। जाउची कुछ देर तक उस तलवार को वहाँ पर घुमाता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। जाउची कहता है इस तलवार को उठाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मिस्टिक पावर की जरूरत है। मिस्टिक पावर जब कंज्यूम हो जाती है तो मैं बिल्कुल जल्दी से थक जाता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए तो वेट कर ही सकता हूँ। मोली भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। मोली उसे कहती है जबकि तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को आसानी से मास्टर कर लिया है तो तुम इस तलवार को उठा सकते हो, लेकिन इस तलवार को यूज करना काफी मुश्किल है। तलवार को यूज करने के साथ साथ तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक इस तलवार के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे चैलेंज की डेट आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहती हूँ कि अगले पूरे 1 महीने में तुम सिर्फ इसी तलवार की प्रैक्टिस करो। इसको तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक तुम थक नहीं जाते और बार बार ऐसा करते रहो ताकि तुम्हें इस तलवार के साथ थोड़ा आइडिया हो जाए कि तुम्हें किस तरह इसको वेल्ड करना है और कब तक तुम्हारी लिमिट्स है और कितनी देर तक तुम इसको वेल्ड करके रख सकते हो। जाउची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, अब मैं इस तलवार की प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। चैलेंज वाले दिन मैं सभी को बहुत ज्यादा शॉक कर दूंगा। जाउची यहाँ पर ये वाली बात भी एक्सप्लेन करता है कि उसने इस बड़ी सी तलवार को और साथ में उसने 2 बेकार परफॉर्म टेक्निक्स को क्यों चूज किया था। जाउची कहता है मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि बाकी के सभी लोग समझे कि जाउची बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसने अपने लिए जो टेक्निक्स को चूज किया है वो उनको मास्टर भी नहीं कर सकता और ना ही वो पावरफुल टेक्निक्स है। इसी वजह से वो रॉन्ग उसे अंडर एस्टिमेट करेगा और वो आसानी से उसे शॉक करके हरा देगा। मोली जाउची से कहती है चलो ठीक है, अब जबकि तलवार को सीखना तुमने स्टार्ट कर ही लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और टेक्निक देना चाहती हूँ। वो भी एक फॉरबिडन आर्ट है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो उस आर्ट को मेरे भाई ने खुद बनाया था। उसके माथे के अंदर उस आर्ट को ट्रांसफर कर देती है और कहती है ये एक तलवारबाजी की कल्टीवेशन मेथड है, तुम्हें इसको सीखना होगा। ये वाली स्पेशल टैक ह्यूमनली वुल्फ हेलगार्ड ने पीछे छोड़ी है। ये वाली तलवारबाजी की टेक्निक भी एक हैवी स्वर्ड टेक्निक है, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा भारी तलवार होगी सिर्फ वही इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है और इस टेक्निक का नाम ह्यूमनली वुल्फ गार्ड टेक्निक है। मैं फिलहाल के लिए इस तलवारबाजी की सिर्फ पहले लेवल को तुम्हारी माइंड के अंदर इम्प्लांट करने वाली हूँ। इसको तुम्हें खुद ही कम्प्रीहेंड करना पड़ेगा और इसके पहले लेवल का नाम ह्यूमनली वुल्फ स्लैश है। तो तुमने इस ह्यूमनली वुल्फ स्लैश को सीख लिया तो तुम्हारे लिए मूरोंग जी को हराना मुश्किल नहीं होगा। तुम इस तलवार को भी आसानी के साथ वेल्ड कर पाओगे। मेरे भाई ने भी इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था तो मेरे भाई के मरने के बाद टेक्निक उसके साथ ही खत्म हो गई। अब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जिसको इस टेक्निक के बारे में पता है, क्योंकि मेरे भाई ने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था और उसके अलावा किसी को ये टेक्निक नहीं आती थी। मेरे बाद अब तुम आखिरी बचे हो, तुम ही सिर्फ इस तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर सकते हो। जाउची उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है लिटिल मोली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई की इस नई टेक्निक को मैं बहुत ही संभाल कर रखूंगा, बहुत ही जल्दी ह्यूमनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लूंगा। तो जाउची उसका हाथ हटा देती है और कहती है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि तुम इसको मास्टर कर पाओगे या नहीं, पहले जाओ जाकर इसको प्रैक्टिस करो। सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद जाउची अपनी ह्यूमनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लेता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से जबरदस्त मिस्टिक पावर निकलती है। मोली भी देखकर काफी हैरान होती है। जाउची वहाँ पर अपनी स्लैश को डिस्प्ले करने के बाद मोली से कहता है लिटिल मोली क्या तुमने देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तबकि मोली जाउची की तरफ देखकर सोच रही होती है ये तो बाकी में बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगता है, बिल्कुल मेरा भाई ऐसा ही था कि मेरा भाई तो मर चुका है, अब दोबारा कभी मेरा भाई अपीयर नहीं होगा। जाउची प्रैक्टिस करने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है ये तलवार बहुत ज्यादा भारी है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी उंगली को भी हिला सकूं। उसी वक्त जाउची के पास जो जेड क्रिस्टल होता है वो बजना शुरू हो जाता है, वो एक मोबाइल की तरह होता है। तो जाउची उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहता है ये तो एक ट्रांसमिशन जेड क्रिस्टल है, इसके अंदर से तो सीनियर सिस्टर की आवाज आ रही है। तो दूसरी तरफ से उसकी सीनियर सिस्टर उससे बात कर रही होती है। सिस्टर ज़ूरो से कहती है जाउची तुम्हारे चैलेंज का दिन आ चुका है, कल तुम्हारे चैलेंज के लिए फाइट होने वाली है, कल सुबह सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और तुम्हें वहीं से लेकर बैटल ग्राउंड की तरफ लेकर जाऊंगी, कल सुबह सुबह मेरा इंतजार करना। जाउची से कहता हाँ क्यों नहीं, टाइम तो बहुत ही जल्दी गुजर गया, 3 महीने पूरे हो गए, चलो ठीक है मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त ज़ूरो जाउची के दरवाजे पे नॉक करती है। वो उसे कहती है जूनियर ब्रदर क्या तुम उठ गए। जाउची दरवाजा खोलता है और उसे कहता है ज़ूरो तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई हो और ऊपर से तुम तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर लाई हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। जाउची वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है, कहता है ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूरो से कहती है हालांकि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह खाना खाते हो। जाउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें एक बच्चा दिखाई देता हूँ। तुम्हें जहाँ पर फिर से वही बात कहने वाला हूँ, हालांकि मेरी उम्र 16 साल है और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे छोटा हूँ। कहा था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कभी भी तुम्हें मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सिस्टर ज़ूरो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अगर दोबारा तुमने मुझे इसी तरह परेशान किया तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। साथ ही वो अपने पास से उसका ट्रेनिंग सूट निकालती है और उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के लिए सूट बनाया था, मैं तुम्हें देना चाहती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आज क्योंकि तुम्हारा चैलेंज वाला दिन है, आज तुम्हारी फाइट होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाली ड्रेस पहनो। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है चलो जल्दी से इसको पहन लो, ट्राई करो, चलो देखते हैं कि ये फिट भी है या नहीं। ज़ूरो वहीं पर पीछे घूमकर खड़ी होती है। जाउची वहीं पर अपने कपड़े उतारकर वो नए वाले कपड़े पहन लेता है। कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ड्रेस को बहुत ही अच्छे से
रखूंगा। सीनियर सिस्टर जूरो से कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाले हो? तुमने मुझसे ये खाना भी खा लिया और ऊपर से तुमने मुझसे ये ड्रेस भी ले ली है। जाओची से कहता है, हाँ मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट देता हूँ। तो उसे कहती है, पता नहीं अब ये कौन सा मुझे थैंक यू गिफ्ट देने वाला है। वो वहीं पर आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है, जबकि हमारा साउची जल्दी से आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसकी कमर में डालता है और उसे खींचकर आगे की तरफ करता है और उसको किस कर देता है। तो जल्दी से पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, बुरे लड़के जी तुम क्या कर रहे हो? साथ ही वो सोच रही होती है, यार अचानक से इसको क्या हुआ, किसने यहाँ पर मुझे किस कर दिया, मैंने तो इसे कोई भी सिग्नल नहीं दिया। साउची आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज के चैलेंज को मैं जरूर जीतूंगा, ये वाली फाइट मैं तुम्हारे नाम करूंगा। वो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट सीन सेंटर प्लाजा का दिखाया जाता है। सेंटर प्लाजा पे जहाँ पे फाइट होने वाली है, बहुत सारे लोग वहाँ पर फाइट देखने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। सभी लोग कहते हैं, जुनची कहाँ पर है, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं, कहीं वो डरकर भाग तो नहीं गया, उसे पता होगा कि वो मूरोंग-जी के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो मूरोंग-जी के सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। पैलेस चीफ किंग वुशेंग भी वहाँ पर आया होता है, वो भी बैठा होता है। वो सभी लोग कहते हैं, यहाँ तक कि पैलेस चीफ किंग भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि ये फाइट कैसे खत्म होने वाली है, तो पैलेस चीफ किंग को यहाँ पर खुद आने की जरूरत नहीं थी। मूरोंग-जी पहले से एरिना में मौजूद होता है। वो कहता है, लगता है कि वो चूहा डर कर किसी बिल में घुस गया है और यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि वो बहुत सा डरपोक है। उसी वक्त जाओची उसके पीछे से निकलता है और उसे कहता है, तुमने किसको चूहा कहा, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। मूरोंग-जी कहता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे, और साथ ही वो उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है, ये तो अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के सेकंड लेवल पर पहुंच गया सिर्फ 3 महीने में। साथ ही वो कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाता है, ये फिर भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है। मूरोंग-जी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाओची से कहता है, चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं। इसकी बैटल के बाद तुम इस दिन को हमेशा याद रखोगे। जाओची भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है, मैं भी इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम इस दिन को हमेशा याद रखो, आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो वो दोनों अरीना में आमने सामने होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग बातें कर रही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मूरोंग-जी को इस लड़के को हराने में कितने ज्यादा मूव्स लगेंगे? उसका साथी उसे कहता है, मुझे लगता है कि 5 मूव्स में ये इसको हरा देगा। वाला बंदा उनसे कहता है, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मूरोंग-जी को इस इडियट को हराने में 5 मूव्स लगे, मुझे तो लगता है कि सिर्फ 2 मूव्स में ये इसको हरा देगा। पैलेस चीफ किन हमारे मास्टर किन से कहता है, मास्टर किन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर रेफरी बने, ताकि इन दोनों का मैच बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वहाँ पर एक और एल्डर बैठा होता है, वो कहता है, ये लड़का युनची ये तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ये लड़का यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मरने वाला है। मास्टर किन उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर अपने मैच को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात को याद रखना, ये सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है, तुम दोनों यहाँ पर दूसरे को जख्मी तो कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। जिसने भी दूसरे की जान ली उसको बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। पैलेस चीफ सोच रहा होता है, युनची की बॉडी के अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक कि उसका ऑरा मेरे ऑरा के साथ मैच कर रहा है। मूरोंग-जी जाओची से कहता है, तो युनची क्या तुमने सोच लिया कि तुम यहाँ पर कैसे मेरे सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगने वाले हो? जाओची से कहता है, सीनियर ब्रदर मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि कैसे तुम मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे, तो जल्दी से अपना वेपन निकालो, हम लोग फाइट करते हैं। मूरोंग-जी से कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मुझे अपना वेपन निकालने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। जाओची से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे खिलाफ मुझे भी अपना वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हाथों से ही फाइट करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम अपने फैसले के ऊपर पछताओगे नहीं। मैं यहाँ पर वेपन निकाल लेना चाहिए था। मूरोंग-जी से कहता है, लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जमीन और आसमान में कितना बड़ा फर्क होता है। जाओची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे दिखाओ, और साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ आता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची और मूरोंग-जी के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। जाओची मूरोंग-जी से कहता है, अपना वेपन निकालो, कि मूरोंग-जी उसे कहता है, नहीं तुम्हारे जैसे कीड़े के खिलाफ मुझे वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों के साथ ही तुम्हें हरा सकता हूँ। जाओची उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पछताना मत, तुमने यहाँ पर वेपन चूज करने का मौका खो दिया है। तो जाओची बड़ी स्पीड से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मूरोंग-जी जल्दी से अपने सामने अपनी एक बैरियर को क्रिएट करता है और उसे कहता है, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे स्टैक को ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे पर अटैक भी कर पाओगे। लेकिन जाओची जैसे अपने पंच को उसके बैरियर के साथ टकराता है, वो बड़ी आसानी के साथ उसके बैरियर को तोड़ देता है। उसी वक्त मूरोंग-जी अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मूरोंग-जी पीछे की तरफ हट जाता है। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, ये तो अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के सेकंड लेवल पर है। साथ ही चलाकर हमारे जाओची से कहता है, तुम तो अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राउंड के सेकंड लेवल पर हो, फिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओची के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने पंच में पावर को गैदर करके जाओची को पंच मारता है, जाओची अपने एक ही हाथ के साथ उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। सभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मूरोंग-जी। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पंच को ब्लॉक कैसे कर सकता है। फिर साथ ही जाओची उसके ऊपर अटैक करता है और वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। जाओची से कहता है, अब क्या हुआ, पहले तो तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे और बहुत ज्यादा हंस रहे थे, अब तुम्हारी हंसी कहाँ पर चली गई। मूरोंग-जी के मुंह और नाक से अभी से ब्लड बहना शुरू हो गया है। वो उसे कहता है, जहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे 1-2 बार पीछे झटक दिया, यहाँ पर जीतने वाला तो मैं ही हूँ। जरूरत दूर से चलाकर उसे कहती है, जाओची अपना ध्यान रखना, ये अपने स्पेशल वेपन को यूज करने वाला है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं, मूरोंग-जी ने कहा था कि वो इसके खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करेगा, लेकिन अब वो यहाँ पर अपना वेपन निकाल रहा है, ये तो बहुत ही शर्म
की बात है। मूरोंगजी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने भाले को निकाल लेता है और कहता है, नादरनफील्ड जनरल का बेटा हूँ, क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे कीड़े से नहीं हार सकता। साथ ही मूरोंगजी सोच रहा होता है, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे वेपन ही यूज करना पड़े और सभी लोग मुझे ये कहे कि मैं बहुत ज्यादा बेशर्म हूँ, यहाँ पर अपना वेपन यूज कर रहा हूँ, वो भी एक कमजोर लड़के के खिलाफ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है। मूरोंगजी अपने भाले के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, क्योंकि उसका भाला एक सेलेस्टियल वेपन होता है। इसी वजह से अपने भाले को यूज करते हुए जाउची के ऊपर अटैक करता है, तो उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम ब्लू ड्रैगन स्टीयर्स द सी होता है। क्योंकि वो यहाँ पर सेलेस्टियल वेपन को यूज करते हुए अटैक कर रहा है, इसी वजह से जाउची उसके अटैक के सामने काफी ज्यादा बेबस होता है। पास कोई स्पेशल बैरियर भी नहीं है, वो अपनी बॉडी के साथ उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और जाउची भी पीछे की तरफ हट जाता है। वाइस पैलेस चीफ किंग भी उठकर खड़े हो जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि इस लड़के ने जो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसने जाउची को धोखा दिया है। तो वहाँ पर अरीना के सेंटर में काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। जाउची पीछे हटने के बाद जब वहाँ से धुआं हटता है तो उसे कहता है कि अब तुम्हें जरा भी इतनी इज्जत बेइज्जती का कोई भी ख्याल नहीं रहा। ठीक है, मुझे भी अब इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं रहा, तुमने वेपन यूज किया है तो मैं भी अपना वेपन यूज करूंगा। तो जाउची जल्दी से अपनी डेविल्स क्लोजर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ऐसे जाउची वहाँ पर अपनी जॉइंट स्वॉर्ड को निकालता है तो वाइस पैलेस किंग कहते हैं, इस लड़के ने तो ओवरलॉर्ड क्लोजर स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया और इसने इसको उठा भी लिया, क्या वाकई में ये लड़का इसको घुमा भी पाएगा या नहीं? देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये वाकई में वही अर्थ परफॉर्म लेवल की स्वॉर्ड है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने भी चूज नहीं किया? तो लगा था कि ये लड़का बेवकूफ है जिसने इतनी भारी तलवार को चूज किया है, लेकिन इसने तो इसको उठा लिया है। जबकि मूरोंगजी भी वो तलवार देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, कहीं ये वाकई में वही तलवार तो नहीं है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने चूज नहीं किया? कई सालों से वहीं पर स्काई पवेलियन में पड़ी हुई थी। जाउची मूरोंगजी से कहता है, तुम इनर पैलेस के एक डिसाइपल हो, लेकिन यहाँ पर इनर पैलेस डिसाइपल होने के अलावा तुम नादरनफील्ड जनरल के बेटे भी हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतनी इस तरह बुरी तरह से बिहेव कर रहे हो। एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी इजी नहीं आऊंगा। मूरोंगजी से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी मुझसे थोड़ी बहुत टफ है और तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, इसलिए आज अगर कोई मरेगा तो वो तुम मरोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस बड़ी सी तलवार को उठाकर घुमा भी पाओगे। तुमने इस तलवार को निकाल तो लिया, सभी को इंप्रेस भी कर दिया, लेकिन इसको घुमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो जंप करते हुए अपने भाले के साथ फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है जिसका नाम पुरगाटरी ड्रैगन शैडोज होता है। अपने भाले के साथ एनर्जी के बने हुए मल्टीपल शैडोज निकालता है, वो सारे के सारे मल्टीपल ड्रैगन होते हैं। जाउची नीचे ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है और वो सारे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जाउची वहीं से अपनी तलवार को घुमाता है, तलवार के सिर्फ एक ही स्विंग के साथ उसके सारे शैडो ड्रैगन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और शैडो ड्रैगन्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मूरोंगजी जो कि अभी हवा में होता है वो भी उसकी एनर्जी के साथ टकराता है और वहीं पर पीछे गिर जाता है। यहाँ पर गिरने के बाद जब वो अपने भाले की तरफ देखता है, मूरोंगजी का सेलेस्टियल वेपन टूट जाता है, उसका भाला टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सिल्वर ड्रैगन स्पीयर ये कैसे टूट सकता है? फिर गुस्से के साथ वो चिल्लाकर उसे कहता है, जाउची मैं तुम्हें मार डालूंगा, हम लोग यहाँ पर कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। जाउची से कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूंगा। जाउची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और मूरोंगजी के ऊपर जब स्ट्राइक लगाता है तो वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है। जैसे वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, जाउची फिर से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली साइड से फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे मूरोंगजी धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट भी लगा होता है और वो ग्राउंड के अंदर आकर धंस जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जाउची भी जल्दी से नीचे उतर आता है और नीचे उतरकर कहता है, तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम तो अपनी प्रोफाउंड राम के 9th लेवल पर हो, जल्दी तुम हार कैसे मान सकते हो? तुम्हें तो अभी मुझसे फाइट करनी चाहिए। मास्टर केन उसके पास आते हैं और जाउची से कहते हैं, अब तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से हार चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा उठ पाएगा, ये तो बेहोश हो चुका है। वहाँ पर जितने भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग अब जाउची की तारीफें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, हमने इस लड़के को बहुत ही ज्यादा काम आंका, हमने इसको बेवकूफ समझा था कि इसने इतनी बड़ी तलवार को अपने लिए चूज किया है, क्या इसको उठा भी पाएगा या नहीं, लेकिन इसने इस तलवार को यूज करते हुए अपने से ज्यादा कल्टीवेशन वाले लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया है। इसके हाथ में ये तलवार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वाइस चीफ किंग भी उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे जैसा जीनियस सालों के बाद यहाँ पर हमारे ब्लू विंड एम्पायर में आया है। साथ ही वाइस पैलेस किंग सोच रहे होते हैं, प्रिंसेस ने इस लड़के को चूज करके बिल्कुल सही फैसला किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़का आने वाले टूर्नामेंट में हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वाइस पैलेस किंग कहते हैं, भी लोगों ने ये बात यहाँ पर देख लिया कि जाउची ने मूरोंगजी को आसानी से हरा दिया। न सिर्फ उसने मूरोंगजी को यहाँ पर चैलेंज में हराया है, बल्कि उसने ओवरलोड क्लोजर स्वॉर्ड को भी उठाकर दिखा दिया है, जिससे पिछले कई सालों से किसी ने नहीं उठाया, कोई इस तलवार को यूज कर पाया है। इसलिए जहाँ पर मैं इसको इनाम बताने वाला हूँ कि इसने इस मैच को जीतकर क्या हासिल किया है। इसके बाद जाउची हमारे इनर पैलेस का एक डिसाइपल है और मूरोंगजी की जगह के ऊपर ये उसकी रैंकिंग लेगा। मूरोंगजी क्योंकि 73rd रैंकिंग के ऊपर था, तो अब उसकी जगह के ऊपर हमारा जाउची होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे हमारे सुप्रीम प्रोफाउंड हॉल के अंदर जाने की इजाजत होगी, जब चाहे वहाँ पर आ जा सकता है और जहाँ से जो चीज चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल दी जाएगी जिसे गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पैलेट कहा जाता है। उसी वक्त फैंग बाईजी अरीना में आता है और जाउची से कहता है, जाउची तुमने इस मैच को तो जीत लिया है, लेकिन तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एरोगेंस तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। जबकि हमारा जाउची उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमसे पहले भी काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर धमकियां दी है, लेकिन वो सभी के सभी लोग मर चुके हैं, जहाँ फिर उनकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई। तुम्हारा भी इंतजार करूंगा कब तुम मुझसे बदला लेने के लिए आओगे, देखते हैं कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। और फिर साथ ही जाउची से पीस का साइन बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। अपनी सिस्टर ज़ूरो भी वहीं पर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है और कहती है, ब्रदर जाउची तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, जो तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर इस चैलेंज को जीत लिया है, तो मुझे लगता है कि हमारी इंपीरियल फैमिली में जो कुछ चल रहा है अभी उस सब में शामिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी ऑफर करेंगे अपनी तरफ से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट सीन जाउची के रूम का दिखाया जाता है। जाउची अपने रूम में बैठा होता है, सिस्टर ज़ूरो भी उसके पास ही बैठी होती है, वो उसकी पट्टियां कर रही होती है। उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारी चोटें लगी हुई है, इतनी सारी चोटें देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वहाँ पर मर भी सकते थे। जाउची से कहता है, सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक
हो जाएगा। ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, जल्दी से हील हो जाएंगी। साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर किया हुआ है, तो ये सारी की सारी चोटें तो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। फिर साथ ही साउची उसके दिए हुए कपड़ों की तरफ देखता है और उसे कहता है, सिस्टर तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे ये सारे के सारे इस फाइट में फट गए, मैं इनको यहाँ पर बचा भी नहीं पाया, मैंने सिर्फ आज इनको पहना था। सिस्टर ज़ूरो उसे कहती है, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे कपड़े बना दूंगी। ये तो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कपड़ों का क्या है, ये तो तुम्हारे लिए नए आ जाएंगे। साउची उसे कहता है, लेकिन इस तरह की बातें तो एक वाइफ के मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है, क्या तुम फाइनली इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो? ज़ूरो उसे कहती है, तुम तो पहले से शादीशुदा हो, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, और अभी पहले वाली बात के ऊपर मुझे तुम्हें सजा देना बाकी है। तुम्हारा साउची आगे बढ़ता है और उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस वाली बात के ऊपर तुम मुझे बाद में सजा दे सकती हो। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और एल्डरकिन अंदर आ जाते हैं। एल्डरकिन अपने ध्यान अंदर आते हैं, उनके हाथ में उसका गोल्ड स्केल पैलेट होता है जो पिल देने का उसे वादा किया गया था। लेकिन वहाँ पर आकर उसे कहती है, मैं तुम्हारी गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पिल लेकर आया हूँ, तुमने मूलोंग जी को बड़ी आसानी से हरा दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे एल्डरकिन अंदर आती है वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर बैठकर उसके बाजू के ऊपर पटिया कारी होती है। वो जैसी वहाँ पर एल्डरकिन को देखती है तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। एल्डरकिन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनसे कहता है, इंस्ट्रक्टर किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चले जल्दी से आकर बैठ जाएं। एल्डरकिन वहाँ पर बैठ तो जाती है, लेकिन वो हैरान होकर उसे कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे और ज़ूरो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम उसे लाइक तो नहीं करते। साउची उसे कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको लाइक करता हूँ तो। एल्डरकिन वहाँ पर बैठकर एक लंबी सांस लेती है और उसे कहती है, वैसे तो इस बात में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है? साउची उसे कहता है, नहीं मुझे इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मुझसे कुछ पा रही है। मैं सोच रहा था कि वो खुद ही किसी दिन मुझे इस बारे में बता दे क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कौन सी है। अभी उसके लिए वक्त ठीक नहीं होगा मुझे अपने बारे में बताने का। एल्डरकिन उसे कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो। चलो ठीक है, लगता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में ज़ूरो की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।